नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आज हम अपने पास यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं बेटा सीए इंटर अकाउंट का रिवीजन टेस्ट पेपर दैट इज आरटीपी फॉर मई 2021। तो जो आईसीएआई ने रिलीज किया था आरटीपी मई 2021 का, आज हम वो अपने पास यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। और आज हम इस आरटीपी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी क्वेश्चंस बेसिकली आईसीएआई ने डाले हैं, बेसिकली हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन होता है, तो आज हम उसको बेसिकली डिस्कस करेंगे डियर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं नटशेल की बात करूं, काफी क्वेश्चन तो बेटा जैसे जो आप पिछले पास्ट ईयर एग्जाम्स में होते या पिछले आरटीपीज में होते, काफी रिपीटेड भी है, बट देयर आर सर्टेन न्यू क्वेश्चंस एज वेल। कुछ नए क्वेश्चंस भी हमारे पास है जिन्हें हमें अपने पास अच्छे से समझना और करना जरूरी है, ताकि क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो अपने पास वीडियो को बेटा बिल्कुल अंत तक अपने पास जरूर सुने, बिकॉज देयर विल बी सर्टेन न्यू पॉइंट्स। मैंने अपने पास यहाँ पे क्या किया है कि और जो क्वेश्चंस है, जो आप लोगों के पास मेरी असाइनमेंट होती है, जो बच्चे मेरे से पढ़े होते हैं, तो उनके पास जो मॉड्यूल्स है मेरे गिवन है, तो मैंने वहां पे लिख दिया है कि ये क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, उस मॉड्यूल के अंदर, उस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो मैं दो क्वेश्चंस डिवाइड करता हूँ, एक क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं होमवर्क वाले, कि वो कौन सा क्वेश्चन ये जो आरटीपी में है वो सिमिलर किसके द्वारा है या बिल्कुल सेम है, तो मेंशन कर दिया ताकि उनको एक इजी हो जाए, ठीक है ना। नाउ स्टार्टिंग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, जो फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड आ रहा है, जिसके अंदर बेटा बैलेंस शीट पीएनएल बनाने की यहाँ पे बात हो रही है एज पर द शेड्यूल 3। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर क्या है बेटा, अब हमारे पास मई 21 के अटेम्प्ट से, ठीक है ना, सीडीटी अबॉलिश हो चुका है। जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जिसे आप कहते हैं, पिछले फाइनेंस एक्ट से वो अबॉलिश हो चुका था, सो वो अब आपके एप्लीकेबल नहीं होता। क्वेश्चन आपको ये चीज को नहीं कहता है। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्लास क्वेश्चन नंबर 17। मैं ये नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा, अननेसेसरी वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, बट हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन ने क्या दिया आपको बेटा, जैसे कि स्टार्टिंग में देखिए आपके पास ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है 50 लाख रुपीज की, जो 5 लाख शेयर्स ऑफ टेन ईच है। सो ये डिस्क्लोजर पर्पस के लिए हो जाता है। बाकी आपको सारे लेजर बैलेंसेस दिए हुए, एक आपके पास सारे लेजर बैलेंस, और नीचे आपको यहाँ पे दिए बेटा एडजस्टमेंट्स, जहां पर सिंपल सी बात है, जो एडजस्टमेंट्स है उनके बेटा दो इफेक्ट रखने हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ बात करता जाऊंगा किस एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट रखना है। तो सबसे पहले जैसे इन्वेंट्री की वैल्यू बताई हुई है, वो पहले ही लोअर करके बताइए 7,05,000। तो बेटा इन्वेंट्री के दो इफेक्ट क्या होते हैं सर, एक तो जो पीएनएल बनाते हैं बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वहां पे चेंज इन इन्वेंट्री आता है, वहां पे आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक एक तो, और दूसरा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वेजेस की बताई हुई और बिजनेस एक्सपेंसेस की बताई हुई है, तो ये खर्चा डल जाएगा पीएनएल में, रिस्पेक्टिवली खर्चा बढ़ जाएगा। और सेकेंडली आपके पास अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाता है, अंडर करंट लायबिलिटीज। कह रहे 10,000 पे ट्रांसफर करने रिजर्व को, ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया हुआ क्योंकि ये लाइन यहाँ पे बेटा दो बार रिपीट कर दी गई है, तो ऑब्वियसली एक बार के लिए मैं यहाँ पे काट देता हूँ क्योंकि रेपिटेटिव है यहाँ पे, कि वो जो 10,000 रिजर्व में ट्रांसफर करने का एप्रोप्रिएशन हो गया। और इसे हम यहाँ पर बेटा जो हमारा पीएनएल बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वो सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक बनता है। उसके बाद जो भी एप्रोप्रिएशन है वो जो नोट टू रिजर्व सरप्लस होता है वहीं पे होता है, तो वहीं पे रिजर्व में माइनस करके दिखा दीजिए प्रॉफिट में से, और वहीं पे आपके पास रिजर्व दिख जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो वो मैं आपको डिस्क्लोज भी करके दिखाता हूं कैसे आता है। देन अगली जो एडजस्टमेंट्स है वो डेप्रिसिएशन की है, जिसका हमें पता है एसेट्स पे दे रखी है रिस्पेक्टिवली कितनी कितनी है, तो खर्चा डल जाएगा डेप्शन का पीएनएल में, और साथ के साथ एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे। फिर 25,000 की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेसिकली क्रिएट करनी है, तो ये एक आपके पास अगेन पीएनएल में खर्चे के रूप में आ जाएगा और अदर एक्सपेंसेस में आता है, और साथ के साथ आपके जो डेटर्स है उसमें से माइनस करके दिख जाएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 30% आपके पास आ गया, जिसको अगेन क्या करना है, आपके पास बेटा पीएनएल के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उसका 30%, और साथ के साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें थी। बाकी देखिए आइटम्स जो आपके नॉर्मल थी, आपके पास एसेट लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में चला गया, खर्चे इनकम है तो पीएनएल में आ गए। रिजर्व्स वाला एक बार आपको दिखाता हूं आंसर में। तो जब हम बैलेंस शीट वगैरह का बेसिकली आंसर दे रखा है यहाँ पे, ऐसा आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने एडजस्टमेंट्स की बात करी वो सारे यहाँ पे बिल्कुल बेटा दे रखे हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो रिजर्व्स वाला है, एक तो आपके पास बेटा शेयर कैपिटल में वो ऑथोराइज इसीलिए दे रखी थी कि ताकि आप इसे यहाँ डिस्क्लोज कर सके, इसके एग्जामिनर नंबर रखता है अगर वो देता है ऑथोराइज। देन अगली चीज थी रिजर्व वाले में, वो जितना ओपनिंग था उसके अंदर करंट ईयर का जो प्रॉफिट आया उसमें से क्या कर दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व यहाँ माइनस हो गया, और कॉरस्पॉन्डिंगली वही रिजर्व यहाँ पे दिख गया। तो एडजस्टमेंट यहीं पे दोनों की दोनों आपके पास आ गई। बाकी जितनी भी चीजें थी आपके पास कॉरस्पॉन्डिंगली आ गई। अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो आपके पास है वहां पे आपके चीजें दिख गई, ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस हो गया, वो सारी चीजें आपके पास कॉरस्पॉन्डिंगली दे रखी है। तो क्वेश्चन में ऐसा और कोई मेजर पॉइंट था ही नहीं, बड़ा ही आसान सा साधारण सा क्वेश्चन था, बिल्कुल किया हुआ क्वेश्चन है आपके पास नोट्स में, ठीक है ना। देन जो अगला क्वेश्चन है
उस पे चलते हैं ना। इस क्वेश्चन में आपके पास बात करी गई है अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, कि हमारे पास जो प्रॉफिट्स है उसकी कमी हम रिजर्व्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? तो उसके लिए बेटा 3 कंडीशंस होती है, वो अगर तीनों फुलफिल होती है तो ही हम रिजर्व से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं ताकि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते। तो उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन में कह रहा है XYZ लिमिटेड का इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स है इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 एंड वो डिक्लेयर करना चाहता है 10% डिविडेंड आउट ऑफ द जनरल रिजर्व। पर्टिकुलर से बताओ क्या वो यूटिलाइज कर सकता है अमाउंट? बेसिकली कितने की बात हो रही है? 5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 वाले फुली पेड है, 50 लाख हमारी कैपिटल है, जनरल रिजर्व 25 लाख पड़ा है, रिवैल्यूएशन ऑफ 650 जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते बिकॉज हम अपने पास सिर्फ फ्री रिजर्व जो जनरल रिजर्व उसे इस्तेमाल करने की बात करें। नेट प्रॉफिट वैसे 140 to 500 है। कह रहे डिविडेंड जो पिछले 5 सालों का है वो कितना रहा है? 12%। तो बेसिकली आपके पास जो डिविडेंड की बात हो रही है वो पिछले सालों का 12% है। हम यहाँ पे जो डिक्लेयर करने की बात करें बेटा 10% की कर रहे हैं। तो 10% अगर मैं देखूं 50 लाख के ऊपर अप्लाई होगा तो बनता है 5 लाख, वो बनता है 5 लाख। हमारे पास प्रॉफिट क्या है बेटा? कम है। तो यानी कि तभी तो मैं अब सोच रहा हूं कि रिजर्व से पैसा विड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बिकॉज शॉर्टफॉल आ गई, शॉर्टफॉल आ गई। तो 3 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। सिमिलर क्वेश्चन हमारा क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल उसी टाइप का है। सो 3 कंडीशन क्या क्या एक बार के लिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेटा जब हम आंसर पे जाते हैं तो हमारे पास 10% की बात हो रही है, तो 140 to 500 करंट ईयर का है, जबकि हमने रिजर्व से कितने की निकालने की बात करें 357 500, क्योंकि देना कितना है बेटा 5 लाख। तो पहली कंडीशन है कि हमारा जो डिविडेंड का रेट है वो पिछले सालों की एवरेज से बेसिकली ज्यादा नहीं हो सकता, तो हम उतने तक की रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो 12% एवरेज, हम 10 देना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है। सो 10% इज लोअर देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड 12%, तो 10% डिक्लेयर किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात होगी। वैसे देखिए एवरेज यहाँ पे उसने लिखी 5 साल है, हमारे पास तो जो कंडीशन में लिखा जाता है वो 3 साल की बात होती है, तो एवरेज ही दे रहा है वो तो हमारा उससे कम ही है। अगर वो आपके पास एवरेज अगर मान लीजिए 9 आती तो हम फिर 9 को लेके सारी कैलकुलेशन करते, बिकॉज हम उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। अगर शॉर्टफॉल आ रही है तो हम 9 से ज्यादा नहीं दे सकते थे, यहाँ 10 ही दे रहे जो कि एवरेज से ही कम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगली कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो लिमिट बेस है। मैक्स अमाउंट जो विड्रॉ करा जा सकता है रिजर्व से, वो कहते हैं इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो जो आप अमाउंट विड्रॉ करने की सोच रहे हैं वो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर हम देखें पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व हमारे बनते बेटा, पेड अप कैपिटल थी 50 लाख और रिजर्व थे 25 लाख, उसका 10% बना 7.5 लाख, और हम विड्रॉ कितना करना चाहते थे 357 500। तो बिल्कुल आपके पास कंडीशन वैलिडेट होगी कि मैं 7,50,000 से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता, मैं मैक्सिमम उतने तक ही कर सकता हूं। तो ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो जाती है बेटा, ठीक है ना। और कंडीशन 3 क्या आती है कि विड्रॉल करने के बाद जो अमाउंट इन रिजर्व्स है, जो बैलेंस रिजर्व्स में है आफ्टर विड्रॉल, इट शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल 50 लाख, उसका 15% बनता है 7.5 लाख। हमारा जो अमाउंट जो बेसिकली रिजर्व्स में बच रहा है आफ्टर विड्रॉल अगर मैं कर दूं बनता है 2142 500, वो पेड अप कैपिटल के 15% से नीचे नहीं जा सकता, मतलब इट हैज टू बी मोर देन इक्वल टू दैट। तो हमारा 2142 500 इज मोर देन इक्वल टू 7,50,000। तो ये कंडीशन भी बिल्कुल वैलिडेट हो गई, आपकी फुलफिल हो गई। अगर बेटा तीनों फुलफिल होती है, तीनों फुलफिल होती है तो ही हम अपने पास क्या कर सकते हैं, मेनली तो कंडीशन 2 और 3 है जो मेन है, तो अगर तीनों फुलफिल होती है तो ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंस तीनों फुलफिल हो रही है तो आपके पास कंपनी विड्रॉ कर सकती है यहाँ पे रिजर्व से पैसा, तो अपने पास डिविडेंड देने के लिए। तो इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है दैट इज 2 का ही पार्ट बी, इट इज अबाउट द इफेक्टिव कैपिटल कंप्यूटेशन, और ये सिमिलर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल दे रखे है, इशूड सब्सक्राइब्ड है, सारी चीज यहाँ पे गिवन है। हमें क्या कह रहा है बेटा, आप अपने पास निकालिए इफेक्टिव कैपिटल अगर जो कंपनी है वो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और अगर आपका क्या आंसर डिफर होगा वो इन्वेस्टमेंट कंपनी। यहाँ पे फर्क क्यों पड़ता है बेटा, ओनली ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का, कि क्या ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस होगी कि नहीं होगी। हम ये निकालना चाहते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर बिजनेस में कितना अमाउंट एक तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो चीज चेक करना चाहते हैं हम लोग। तो वहां पर अगर तो बेटा नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉन इन्वेस्टमेंट इज अ नॉर्मल कंपनी जिसका मेन काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, तो अगर उसने कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बाहर किसी और कंपनी के शेयर डिबेंचर में तो यहाँ माइनस हो जाएगा। द रीजन बीइंग क्योंकि वो पैसा आपने इस बिजनेस के अंदर नहीं लगाया हुआ, वो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो वो माइनस हो जाता है। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो फिर तो बेटा आपका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, फिर माइनस नहीं होता, फिर माइनस नहीं होता। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास एक चीज और आती है, देखिए शेयर सस्पेंस अकाउंट है वो आपके पास नहीं आता, वो नीचे उसने लिख भी दिया है, क्योंकि आपके पास वो एप्लीकेशन मनी जो शेयर्स पे मिली पर जिसकी अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई, तो वो यहाँ पे नहीं आता।
देन रिजर्व्स में हमारे पास क्या होता है बेटा, कैपिटल रिजर्व में हम कभी रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेते, तो जो ये वैल्यू आएगी 870 से 500, इसमें से 5 लाख माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपके पास इन कैश वाला ही नहीं है ना, वो तो आपने मान लीजिए फिक्स एसेट को रिवैल्यू किया तो उसकी वैल्यू बढ़ाई हुई है, ये तो आपके पास नोशनल गेन वाली बात है जिसे आपके पास दिख रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो उसे हम यहाँ पे नहीं लाते, ठीक है ना। देन जो लोन फ्रॉम एसबीआई, जैसे कि यहाँ शॉर्ट टर्म दे रखा है, ये भी आपके पास नहीं आता, बिकॉज हम अपनी लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म वाली लेते हैं, लॉन्ग टर्म अगर कोई बोरिंग दे रखे हो, और लॉसेज है तो वो माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा आपके पास, तो बस इस चीजों का ध्यान रखना है वाइल कंप्यूटेशन इफेक्टिव कैपिटल। तो आंसर देख लेते एक बार, अगर नॉन इन्वेस्टमेंट है बेटा या इन्वेस्टमेंट है, फर्क कुछ नहीं पड़ना है एक चीज को लेके, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लेके। पेड अप कैपिटल में आपके पास प्रेफरेंस शेयर दोनों जगह आ गई, इक्विटी शेयर दोनों जगह आ गई आपकी पेड अप वाली। कैपिटल ऑफ, जैसे मैंने कहा था, रिवैल्यूएशन ऑफ माइनस करके सिक्योरिटी में डिवेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट है, शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ माइनस कौन से में हो रही है, अगर नॉन इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट है फिर नहीं माइनस होगी और पीएनएल डेबिट हो गया। तो इसके बेस पे आपकी क्या निकल के आ गई, इफेक्टिव कैपिटल, और इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे वैसे आपकी मैनेजर जो रेमुनरेशन है, मैनेजर रेमुनरेशन वो डिसाइड होती है, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल तक पूछा था तो हमने अपने पास वही आंसर दिया है बेटा, तो ये आपके पास आंसर आया था, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैश फ्लो का, विच इज अ जनरल क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, और न्यू क्वेश्चन है बेसिकली ये वाला जो है, तो इसे हम अपने पास जरा ध्यान से समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। क्वेश्चन ने एक्सट्रैक्ट दिया है बैलेंस शीट का सबसे पहले तो, और पीएनएल का, यहां पर उसने क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट बेटा टैली करके नहीं दी हुई, सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिया, उतनी चीजें दी है जो शायद मेरी कैश फ्लो के लिए जरूरत है। तो 2021 और 20 की वैल्यूज है इन थाउजेंड से। शेयर कैपिटल का नोट दे रखा है 500 और 200, और नीचे नोट में लिखा हुआ है कि ये इक्विटी शेयर थी, ठीक है। देन उसने मुझे क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन एक बैंक से, ओपनिंग में था क्लोजिंग में नहीं है, तो रीपे हो गया होगा। ट्रेड पेबल है जो कि कम हो रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में फिक्स एसेट बेसिकली आपके पास बढ़ रहे हैं एक तरीके से। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल आपके पास कम हो रहा है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसे तो टैली ही करना है, यहाँ टैलीड नहीं है बैलेंस शीट, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। देन पीएनएल में क्या दिया हुआ है, सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंसेस है जिसमें आपका कौन सा खर्चा बेटा, ओवरहेड्स का खर्चा है, उसने नीचे नोट में दे दिया। और एक आपके पास बेटा दे रखा है टैक्स एक्सपेंस, जो कि करंट टैक्स आपको बता रखा है कि कितना कितना, ये करंट ईयर का हो गया, पिछले साल का हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन में अगर हम देखें, नीचे कहता है बनाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट इस साल की इन अकॉर्डेंस विद AS3 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट से हम वैसे ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पीएनएल वगैरह की तो वैल्यूज दे ही नहीं रखी, डायरेक्ट से ही हो सकता है। सारी ट्रांजेक्शन कैश में, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, जितना दे रखा है सिर्फ उतनी ही चीजें है। ईयर एंडेड पे डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दीजिए एक बार के लिए, मतलब सीधा जो फिक्स्ड एसेट्स का इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो सीधा परचेज या सेल होगा, तो डेप्शन उसने इग्नोर करने को कह दिया। डिविडेंड 80,000 का पे किया साल के दौरान में, तो वो ऑब्वियसली कहां चला जाएगा बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। नाउ व्हेन वी सी द आंसर अपने पास, सिंस आपके पास डायरेक्ट मेथड बेटा लग रहा है, तो हमें चाहिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये वाली चीजें चाहिए होती है, ठीक है ना। अब वहां पर द प्रॉब्लम इज, क्वेश्चन ने मुझे कहीं पे भी सेल्स और परचेजेस वाली बात नहीं की, क्योंकि उसने आपके पास यही बोल दिया कि अल्टीमेटली इस साल में तो हम मान लेते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन कैश में बात हो रही है, तो कोई क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज में भी इस साल नहीं हो रही होगी, क्योंकि सेल परचेज तो दे ही नहीं रहा मुझे सिर्फ, यानी कि अगर आप देखो ये जो डेटर कम हो रहे हैं, ये मैं सारे ये मान रहा हूं कि सारे पैसे ही आ रहे हैं। अगर वो मुझे दे देता क्रेडिट सेल मान लीजिए, तो उस केस के अंदर हमारे पास हम अकाउंट बना के कलेक्शन निकालते, डायरेक्ट मेथड है ना। और सिमिलरली क्रेडिटर्स में भी बेसिकली ऐसी हो रहा है बेटा, ट्रेड पेबल में जितनी भी आपके पास कम हो रहे हैं, दैट इज कि हमने पेमेंट करी है, दैट इज हमने पेमेंट करी है, ठीक है। तो हम अगर आंसर देखें, यहाँ पे बेटा परचेज सेल तो गिवन नहीं है, तो सीधा डिफरेंस ले लिया, ये पैसा आया है, ये पैसा पे किया। इंप्लॉइज को जो पे किया वो अगर आप देखेंगे ना, वहां डिफरेंस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो आपका करंट ईयर का ही आएगा, ये तो इस साल का खर्चा है तो वही लोगे ना, और ये भी इसी साल का खर्चा है, तो ये दोनों इस साल के ही लोगे, इनका डिफरेंस थोड़ा ना लोगे। ये कोई डेटर क्रेडिटर वाली बात थोड़ी ना आ रही है आपके पास, ये तो सीधा इस साल का खर्चा डालोगे कितना, हमने तो इस साल का ही जानना है ना, कितना कस्टमर से पैसा मिला, कितना क्रेडिटर्स को दिया, कितना खर्चों की पेमेंट करी। तो सारी पेमेंट आपके खर्चों के इस साल कैश में लिख दिया उसने, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है नहीं, तो जितना दे रखा है वो सारा पे हुआ है। तो 69 और 115 आपके पास आ गया, और साथ के साथ आपके पास बेटा टैक्स भी आ जाएगा, तो ये कैश जनरेटेड फॉर ऑपरेशंस आ गया, और इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, जो टैक्सेस पेड है करंट ईयर के, तो ऑपरेटिंग आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टैक्सेस पेड 243 हमारा ये भी टिक हो गया। देन इन्वेस्टिंग के अंदर अगर हम देखें तो सिंपल है बेटा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ये इंक्रीज आ रहा है, डेप्शन तो है नहीं, ये सारे का सारा ही क्या आपके पास जो परचेज है, तो इसका डिफरेंस ये आ गया 230 माइनस 128, दैट इज 102, खरीदा है तो आउटफ्लो हो गया,
तो 102 नेगेटिव आ गया बेटा इन्वेस्टिंग का, ये आपके पास आ गया। और फाइनेंसिंग में क्या है, जो इक्विटी शेयर्स 200 से 500 हुए वो इंक्रीज आया। लोन आपका बेटा जीरो ही हो गया, तो ओपनिंग में आप देखिए 250 था, क्लोजिंग में जीरो, तो सारा रीपे कर दिया। ये 200 से 500 है तो ये बड़े हैं पैसे और आए हैं शेयर्स इशू करके, और एक डिविडेंड पेड क्वेश्चन के लास्ट में दिया था तो वो आपके पास आ जाएगा। तो सारा करके नेगेटिव आपके पास आ गया, और सब करके नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग डाला तो क्लोजिंग टैली हो गया। देखिए ये क्वेश्चन था सिनॉप्सिस, इसे हम बोल देते हैं सिनॉप्सिस इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि क्वेश्चन मुझे टैलीड बैलेंस शीट दी है या कुछ है आपके पास, यहां सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दी थी जितनी हमें जरूरत थी कैश फ्लो को बनाने के लिए। एक बेसिक क्वेश्चन आपके पास ये था, एक बेसिक क्वेश्चन आपके पास था, तो उससे क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑब्वियसली एक फ्लॉ अगर मैं बोलूं तो ये चीज को लेकर था कि डेटर क्रेडिटर में नॉर्मली आपकी सेल परचेज डलने के बाद आपकी कलेक्शन आती है और पेमेंट आती है, बट यहां पर उसने वो दिया नहीं था, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमने इस साल का एक तरीके से वो क्या होगा जीरो, ये कि आपके पास या तो होगी तो आपके पास कैश वाली होगी, बट आपके पास वो भी अगर होती तो आपके पास आनी चाहिए थी। तो हमारे पास सिंपल सी बात है भाई, हमने सीधा डिफरेंस को ही डाल दिया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं, इन्फॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं है तो आपके पास, इसलिए हमने सीधा डिफरेंस को ही ले लिया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगले पे चलते बेटा, क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है फोर्थ, दैट इज अबाउट द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर दो पार्ट्स आ रहे हैं। पहले वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है, जिसमें सिर्फ टाइम रेशियो और सेल रेशियो है। मैंने साइड में बेटा लिखे हुए हैं कौन से सिमिलर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन या क्लास क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 की तरह है, जिसमें बेटा बिजनेस टेक ओवर किए 1 अप्रैल को, इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई को, और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। तो टाइम रेशियो तो आसान होगी, 3 महीने प्री के हो गए, 9 महीने पोस्ट के हो गए, तो उससे निकल आएगा। पर कह रहा है एवरेज मंथली सेल्स पहले 3 महीनों की जो थी वो डबल थी एवरेज मंथली सेल्स जो बाकी 9 महीनों की थी। तो बाकी 9 महीनों की अगर x थी तो पहले 3 महीनों की 2x होगी, उससे सेल रेशियो निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ उससे रिलेटेड है। तो इफ वी सी द आंसर, टाइम रेशियो तो बेटा बहुत आसान आ गई, 3:9 दैट इज 1:3, वो तो सिंपली अगर जैसे समय बताता है तो आ जाता है। और यहाँ पर आपका सेल रेशियो के लिए क्या आ गया कि अगर बाद के महीनों की x थी तो पहले 3 महीनों की 2x है, तो 3 महीने चली 2x और बाकी महीने चली x, तो वो रेशियो बन गई 6:9x, दैट इज 2:3 इज योर सेल रेशियो। तो बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन हो गया जी ये वाला, ठीक है ना, बहुत ही आसान था, सिंपली टाइम रेशियो और सेल रेशियो निकालना था। हाँ जी, तो ये आपके पास चीज समझ आ गई होगी बेटा आपको आसानी से। देन डियर जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है अबाउट दी फुल फ्लेज क्वेश्चन, जहां पे हमें वैल्यूज वगैरह पूरी दे रखी है और हमें फाइनल प्रॉफिट तक जानना है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि बिजनेस आपके पास जो है टेक ओवर होने की बात हो रही है 1 अप्रैल को, इनकॉर्पोरेट 1 जुलाई को हुआ, और साल खत्म कब हो रहा है बेटा 31 मार्च को। तो अगेन आप पिछली बार की तरह जो पहले वाले केस में था वैसे ही है, 3 महीने और 9 महीने हो गया। यहाँ पे कंपनी के पीरियड की सेल्स अलग से दे दी और प्रायर पीरियड अलग से दे दिया, तो बेटा सेल रेशियो भी डायरेक्टली होगी 10:40 दैट इज 1:4 होगी ये सेल रेशियो, क्योंकि प्री और पोस्ट के अलग अलग ही दे दिए। अब हमारे पास खर्चे बता रखे हैं कौन सी चीज है कहाँ पे आनी है, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया बेटा कि जैसे सेल रेशियो तो हमारे पास देखिए टाइम रेशियो तो 3:9 है, तो दैट इज 1:3, और सेल रेशियो यहाँ पे क्या है 1:4। तो हमारे को बस ये पता होना चाहिए कौन सा खर्चा किस रेशियो में जाना है। तो सेल डल गई, सेलिंग एक्सपेंसेस बेटा किस में आएंगे, सेल रेशियो दैट इज 1:4। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके पास राइट ऑफ कौन से में होते हैं, आपके पोस्ट पीरियड में ही आपके पास आते हैं। सैलरी पेड किस में आएगा बेटा, टाइम रेशियो, क्योंकि हम फिक्स ही मानते हैं। डायरेक्टर फी किस में आती है बेटा, पोस्ट में आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही पहले 3 महीने का, अप टू 30 जून है, ऑब्वियसली जब तक वो बेसिकली फर्म वगैरह चल रही है तब तक ही दिया जा रहा होगा। तो आईओसी जो है वो बेटा प्री में आपके पास, और लिखा भी आपके पास बड़ा क्लियरली है कि 30 जून तक है, तो वो प्री हो गया। डेप्रिसिएशन आपके पास बेटा टाइम रेशियो 1:3। रेंट का खर्चा अगेन टाइम रेशियो 1:3। परचेजेज उसने बताई दी कंपनी के पीरियड की कितनी और प्रायर पीरियड कितनी, तो उसने सीधा ही अपने पास बता दी कितनी बनती है, वो प्री और पोस्ट आपके पास एक्चुअल ही दे दी उसने। और कैरेज इनवर्ड का खर्चा, भाई कैरेज इनवर्ड का खर्चा किसमें आएगा बेटा, कैरेज इनवर्ड का खर्चा आएगा इस रेशियो में, परचेज की रेशियो में। भाई वो परचेज से रिलेटेड ही है ना, जब आने का जो कैरेज का खर्चा लग रहा है बेटा, तो ये जो रेशियो बन रही है उस रेशियो में आएगा। तो ये प्री और पोस्ट की जो भी रेशियो निकल के आएगी, आई थिंक दिस इज कमिंग आउट टू योर 1:7। तो इस रेशियो में ये कैरेज इनवर्ड के खर्चे को बांटा जाएगा, और फाइनली आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा होगा वो दोनों का पता चल जाएगा, कितना प्री का कितना पोस्ट का, क्योंकि प्री वाले ने चले जाना है आपके पास कैपिटल रिजर्व में, या अगर नेगेटिव है तो गुडविल में, और पोस्ट वाला जो वो रेवेन्यू नेचर है, ठीक है। तो ये आपके पास चीजें, और आंसर देख लेते एक बार। अगर हम आंसर में देखें तो सेल्स गिवन थी बेटा, जैसे मैंने बोला
परचेजेज हमारे पास गिवन थी और ये रेशियो बनी थी 1:7, उसमें बांट दिया। जीपी हमने दिखा दिया, ना भी दिखाएं चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं, आपके सीधा ही एनपी तक दिखा दो। सेलिंग एक्सपेंस आ गए सेल रेशियो में, देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में आ गए, सैलरीज टाइम रेशियो, डायरेक्टर फी पोस्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्री में, डेप्रिसिएशन और रेंट बेटा दोनों टाइम रेशियो में। तो फाइनली आपके पास निकल के आ गया। और अगर आप चेक करेंगे इन दोनों का टोटल 6200 ही होगा, जो कि क्वेश्चन ने दिया था। वो मैथमेटिकल बात है बिल्कुल कि हम उसी को तो स्प्लिट कर रहे हैं, तो सारी चीजें डालने के बाद आ जाएगा। एंड हम जनरली ये भी बता देते हैं कि कौन से नेचर का ये बेटा प्री वाला कैपिटल रिजर्व में चले जाता है और ये ट्रीटेड एज रेवेन्यू होता है, ट्रीटेड एज रेवेन्यू है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फाइनली कंक्लूजन आ जाता है और इससे आपका ये प्रॉफिट प्रायर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। और ध्यान रखना था परचेज की वैल्यूज एक्चुअल दी थी, तो उसकी रेशियो निकाल के कैरेज इनवर्ड को मारना था, बस। मैं और कोई पॉइंट नहीं बोलूंगा डिफरेंट, बट यही आपके पास एक छोटी सी चीज थी यहाँ पे, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन में चलते बेटा, हम अपने पास बोनस इशू का क्वेश्चन है। ये तो वैसे ही बोनस मार्क्स होता है एग्जामिनेशन में भी और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सिमिलर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हम बेटा अगर इक्विटी शेयर्स पे ध्यान दे तो इशू सब्सक्राइब में 3 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 वाले 8 पेड अप। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है बोनस इशू के बारे में, कह रहे कंपनी ने पहले तो फाइनल कॉल मंगाई 2 रुपए की इन 3 लाख शेयर पे, तो ये कॉल ड्यू हुई और रिसीव हुई, ये मिल भी गई 20 अप्रैल को। फिर उसके बाद डिसाइड किया कि कैपिटलाइज करना है रिजर्व को बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड। तो पहले तो इनको पार्टली पेड अप वाले को फुली पेड अप के पैसे मंगा के, और फिर जो 3 लाख शेयर्स है जो टोटल 30 लाख बन जाएगा, उसे 1 फॉर एवरी 4 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बोनस के शेयर्स बेटा जो बनेंगे, बोनस के शेयर्स वो बेटा आपके पास बने हैं 3 लाख इंटू 1/4, दैट इज 75,000, और अमाउंट से देख लो तो 7,50,000 हो जाएगा। और 7,50,000 के लिए हमें रिजर्व्स को यूज करना है। सिंस आपके पास फुली वाला है तो सबसे पहले हमने बोल दिया कि सीआरआर यूज हो गया, सिक्योरिटीज भी हम इन कैश यूज हो गया, जनरल रिजर्व यूज हो जाएगा, और बचा हुआ जो अमाउंट है वो कहां से आ जाएगा बेटा आपके पास पीएनएल यूज करें, बिकॉज वो ऑलवेज हम अपने पास फ्री रिजर्व्स को बाद में यूज करते हैं, मतलब सबसे लास्ट में जनरल रिजर्व पीएनएल रखते हैं, पहले हम स्पेसिफिक रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज स्पेसिफिक यूसेज है। सीआरआर का तो यूसेज ही सिर्फ इसलिए होता है। सिक्योरिटीज पे हम कहते चलो और भी यूजेस होता है, बट उसमें से एक यूज होता है कि भाई आपके पास फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए काम आता है, तो एक वो चीज आपके पास आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंट्रीज डालनी है, 4 एंट्रीज बनती है, एक फाइनल कॉल ड्यू रिसीव और बोनस की 2 एंट्रीज, ठीक है ना। तो एंट्रीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव हुई, पहले ड्यू हुई शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 3 लाख शेयर है उन पे 2 रुपए, फिर फाइनल कॉल रिसीव हुई तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, इजी एंट्री। देन 7.5 लाख रुपए बोनस का बनता है, जो मैंने कंप्यूट भी करके दिखा दिया था। 30 लाख की अब कैपिटल पेड अप होगी, उसका 1/4, जिसमें से आपका सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व और बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या यूज हो गया पीएनएल, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो बांट रहे 2 में, पर नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, रिजर्व्स कम हो रहे डेबिट हो जाएंगे और शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन इससे ये वाला भी बोनस इशू का कंप्लीट हो जाता है जी, ठीक है। यहाँ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट की बात नहीं करी, सिर्फ एंट्रीज मांगे तो हमने वो दिखा दिया। नहीं तो अगर बैलेंस शीट भी मांग रहा होता है तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो डिस्क्लोजर एलिमेंट्स आ जाए कि भाई टोटल शेयर्स में से कितने बोनस के, वो सारी चीज हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। देन राइट इश्यू का बेटा क्वेश्चन है, 2 है इसमें। बीटा लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 20,000 इक्विटी शेयर 10 वाले, डिसाइड्स टू इशू राइट शेयर्स इन द रेशियो 1 फॉर एवरी 8 हेल्ड एट पार वैल्यू। तो दे रहे पार पे, मतलब राइट इशू आपका हम जनरली बोलते हैं मार्केट प्राइस से कम पे, यहाँ पे तो आपका दे ही पार पे 10 वाला शेयर 10 पे ही दिया जा रहा है, तो 1 फॉर एवरी 8 है। एज्यूमिंग सारे शेयर होल्डर्स ने एक्सेप्ट कर लिया राइट इशू और सारी मनी मिल गई, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो एंट्री डाल दीजिए बेटा कंपनी की बुक्स में। तो 20,000 इंटू 1/8 हम करेंगे, 20,000 इंटू 1/8 तो 2500 बेटा शेयर्स बन गए, 2500 शेयर आ गया और अमाउंट निकल गया 2500 इंटू 10 के हिसाब से 25,000। कंपनी की एंट्री डालेगी, कंपनी सिंपल एंट्री डालेगी बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो वो आपके पास एंट्री बन जानी है यहाँ पे। तो इफ यू विल सी कंपनी के इसमें तो सिंपली आगे बेटा बैंक टू शेयर कैपिटल, अगर 10 से ज्यादा में होता है तो बाकी प्रीमियम वगैरह में जा रहा होता है तो कोई आपके पास वो चीज ही नहीं, तो ये आपके इजीली हो गया। देन जो अगले वाला पार्ट है इसमें, दैट इज अगेन इसी वो आपके पास वैल्यू ऑफ राइट वगैरह निकालने की बात होने जा रही है। तो मेगा लिमिटेड ने ऑफर करे 100 रुपए का शेयर है 25% प्रीमियम पे, मतलब 125 में देने की बात हो रही है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन द बेस ऑफ 1 फॉर एवरी 5, हर 5 के बदले 1 शेयर। कम राइट मार्केट प्राइस वैसे शेयर का कितना है 200 रुपए, दैट इज द कम राइट वैल्यू।
कैलकुलेट कर दो एक्स राइट वैल्यू ऑफ अ शेयर एंड वैल्यू ऑफ राइट शेयर। तो एक्स राइट वैल्यू इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज प्राइस। भाई 5 के बदले 1 है, तो जो 5 शेयर है उनकी वर्थ तो 200 है, और जो एक शेयर देने जा रहा है वो 125 पे देने जा रहा है, तो एक वेटेड एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज द बेसिकली राइट कंसीडर करने के बाद हमारे शेयर की प्राइस कितनी आ जाएगी। एंड वैल्यू ऑफ राइट विल बी कम राइट माइनस एक्स राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, 200 इंटू 5 प्लस 125 इंटू 1 डिवाइड बाई टोटल 6 शेयर हो गए, तो वो बन गया बेटा 187.5। और वैल्यू ऑफ राइट क्या हो गया, कम माइनस एक्स राइट, दैट इज 12.5 रुपये, 12.5 रुपये बेसिकली। जिसे अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये एक राइट का आ रहा है, एक राइट का। अगर आप खुद देखें, हम बेसिकली एक वेटेड एवरेज प्राइस जो हो जाएगा बेटा वो 187.5 हो जाएगा। आप समझिए, जब कंसेप्ट हम अपने पास लेक्चर्स में सीखते हैं तो बड़ा क्लियरली समझाया जाता है। और हम शेयर देने जा रहे हैं 125 रुपये में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास आ रहा है बेटा 62.5। दैट इज कि हम जो शेयर देने जा रहे हैं, बेसिकली जो पर्सन को मिल रहा है वो 125 का मिल रहा है, बट आफ्टर द राइट इश्यू द मार्केट वैल्यू इज 187.5। तो जो अपने हक को दे रहा है, जो अपने हक को किसी और को बेसिकली देने की बात करेगा, वो 12.5 रुपये पर हक लेने की बात करे, तो 5 शेयर्स के बदले हमारा कितना हो गया, 5 इंटू करेंगे तो 62.5 हो गया। अल्टीमेटली वही तो चीज आपके पास निकल गया ना, कि उसको कंपनसेट करा जा रहा है, उसको कंपनसेट करा जा रहा है फॉर द डिक्लाइन इन द वर्थ जो उसकी हो रही है, ठीक है। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट होता है राइट इशू का। देन अगला क्वेश्चन इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एब्सोल्युटली इजी क्वेश्चन, एब्सोल्युटली इजी। अभी हमारे जो भी क्वेश्चन चल रहे हो मेनली कंपनी अकाउंट्स वाले टॉपिक से रिलेटेड चल रहे हैं। सो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। आपके पास 50,000 इक्विटी शेयर है 5 लाख के, 1510% प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले 1.5 लाख रुपए के। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है 1 लाख, जनरल रिजर्व है 80,000। तो ये दे रखे हैं रिजर्व कुछ। देन पीएनएल की वैल्यू है 95,000। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि रिडीम करते भाई प्रेफरेंस शेयर्स को कितने पे, 10% प्रीमियम पे बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। एंट्रीज डाल दीजिए। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमने 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है यहाँ पे। तो हमारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। तो 150 को 10% प्रीमियम मतलब 15,000 एक्स्ट्रा करके 165 देने हैं। तो ड्यू एंड पेमेंट की एंट्री डलेगी। देन हमारी आएगी बेटा कंप्लायंस, जो सेक्शन 55 की बात होती है कि भाई जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने जा रहे हैं, या तो उतनी आपके पास फेस वैल्यू के आप कैपिटल ले आइए और टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट, या फिर उतना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए अपने फ्री रिजर्व को, जिन्हें बाद में हम सिर्फ बोनस शेयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक वो चीज है जहां पर हम सिर्फ अपने फ्री रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे कैपिटल रिजर्व बेटा कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। इट विल बी ओनली जनरल रिजर्व और पीएनएल फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर। तो वो कंप्लायंस की एंट्री है। और फिर जो प्रीमियम डम्पशन होगा 10%, उसे भी राइट ऑफ करना है, उसके लिए हम पीएनएल को यूज करते हैं। तो वो चीज है। तो एंट्रीज पे चलते जरा। तो सबसे पहले बेटा ड्यू की एंट्री आई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम डम्पशन टू प्रेफरेंस होल्डर 150, 15,000, 165। तो 10% प्रीमियम आ गया। पेमेंट करी तो प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक, पेमेंट दिखा दी। देन सीआरआर में जाना है। अब सीआरआर के लिए जनरल रिजर्व बेटा 80 है, बाकी मैंने पीएनएल को यूज कर लिया। पीएनएल में 95 था, तो वो आपके पास 70 यूज हो गया। सीआरआर में चला गया 150, जितना फेस वैल्यू है आपके पास एज पर सेक्शन 55G ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये आपके पास आ गया। और जो हमारा 15,000 था वो राइट ऑफ हो जाएगा। तो पीएनएल टू प्रीमियम डम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 15,000। एंड बड़ा क्लियरली नीचे नोट में भी लिखा है कैपिटल रिजर्व को इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर। कैपिटल रिजर्व आपका इस्तेमाल नहीं किया जाता फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर। वो बात बड़ी क्लियर कर दी गई है, वो क्योंकि नहीं हो सकता, बिकॉज वी कैन ओनली यूटिलाइज फ्री रिजर्व फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर। ठीक है ना। सो ये हमारे पास आ गई एंट्रीज जो आपके पास थी रिस्पेक्ट टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन था काफी। देयर वाज नथिंग न्यू एज सच अगर मैं बोलूं क्वेश्चन में। देन अगला जो आ रहा है दैट इज अबाउट द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन सिमिलर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 है। यहाँ पे बस हमें डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना होता है। वो 10% और 15% लिमिट बेसिकली रहती है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करनी होती है। बैलेंसेस दे रहा है कंपनी की किताबों में बेटा ओपनिंग में। डिवेंचर से 75 लाख के, डीआरआर का बैलेंस है 2,50,000। डीआरआर इन्वेस्टमेंट है 11,25,000 रिप्रेजेंटेड बाय 10% वाले है। 11,250 बॉन्ड्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 वाले। ठीक है। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो डीआरआर को होती है वो एज पर रिक्वायरमेंट कर दी जाती है। वैसे 31 मार्च को ईयर एंड पे बैंक का बैलेंस 80 लाख है बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसके इंटरेस्ट के मिलने से पहले ही है।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑलरेडी पे हो गया, वो हम पे कर चुके, जो डिबेंचर्स पे देना था वो दे दिया, पर इन्वेस्टमेंट का भी मिलना है। इन्वेस्टमेंट्स को पार पे ही बेचा डिबेंचर्स की रिडम्पशन के लिए, और डिबेंचर्स को रिडीम किस पे कर रहे बेटा, 10% प्रीमियम पे। मतलब इसको 75 लाख के बदले 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 82,50,000 बन जाएगा, 10% ऐड करके 750 ऐड हो जाएगा ना। कंपनी ऑब्वियसली अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी, बिकॉज तभी डीआरआर और डीआरआरआई की आपकी कंप्लायंस की बात आती है, ठीक है ना। हमें कह रहे हैं कि डीआरआर अकाउंट बेसिकली बनाना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और बैंक अकाउंट बनाना है ओमेगा लिमिटेड की किताब में। यहाँ डिबेंचर्स का अकाउंट मांग नहीं रहा, नहीं तो जनरली ना डिबेंचर्स का अकाउंट भी मांग लेता है, डिबेंचर्स है प्रीमियम रिडम्पशन, यहाँ वो मांगे नहीं, यहाँ सिर्फ डीआरआर डीआरआरआई हो गया एक, और एक बैंक अकाउंट हो गया ना। अगर हम देखें हमारी डीआरआर की बेटा जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है 10%। अब वो 75 लाख का 10% बनता है 7,50,000। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन शुरू होता है हम उस चीज को चेक करते हैं, तो 2,50,000 है अभी और होना चाहिए 750 जो एडिक्वेसी है, तो 5 लाख हम ट्रांसफर करेंगे। डीआरआरआई क्या पूरा है सफिशिएंट, वो होना चाहिए बेटा 15%, डीआरआरआई 15% होना चाहिए, तो 15% के हिसाब से 75 लाख को बेटा बनता ही 11,25,000 है, 11,25,000, तो वो एडिक्वेट है, वो पहले ही एडिक्वेट आपके पास दे रखा है, तो उसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। तो यहां पर हमने क्या करना है आंसर में, अगर आप देखेंगे डीआरआर में देखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन डाला ओपनिंग 250, हमने पहले और क्रिएट कर दिया फर्स्ट डे ही बेटा 5 लाख, और नोट भी दे दिया उसका नीचे, नोट भी आप देख लीजिए चाहे भाई, करना था 10%, 7.5 लाख पड़ा है 2.5 लाख, तो 5 लाख और ट्रांसफर किया जी आपने। तो हमेशा क्वेश्चन के बिगिनिंग में हमेशा पहले ये चेक करें कि क्या जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई भी है कि नहीं हुई भी, तो वो हमने कर दिया। डीआरआरआई में तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1125, वो 15% है, तो कोई दिक्कत नहीं, और बैंक का बैलेंस 80 लाख था, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे हो चुका है तो वो नहीं आएगा, पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो 11,25,000 जो था वो 11 to 50 बॉन्ड से 10% वाले हैं बेसिकली 100 रुपए के, तो उनका 10% जब मिला तो वो इंटरेस्ट आ गया, तो ऑब्वियसली वो आपके पास आ जाएगा। एंड वैसे ही इंटरेस्ट फिर कहां चला जाता है, पीएनएल में चले जाते हैं, वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं, हमारी तो एंट्री बनी बैंक टू इंटरेस्ट। फिर हमने बेसिकली क्या किया बेटा, बॉन्ड्स को बेचा, तो सिंपल एंट्री आ गई बाय बैंक, यहाँ पे उन्हें बेचा ही पार पे है, बड़ा क्लियरली का है। तो पार का मतलब क्या है, जितने में दिख रहे हैं बेसिकली उतने में हमने बेसिकली यहाँ पे बेचने की बात करी, क्योंकि हमने खरीदे भी पार पे। तो 11 to 50 थे 100 वाले हमने खरीदे उस पे, तो पार पे ही बेचे, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो आपके पास वो पैसा आ गया। फिर हमने डिवेंचर होल्डर्स को पे किया, तो पर डिवेंचर होल्डर्स की जो पहले ड्यू की एंट्री आ रही होगी वो आ रही होगी, जो हम यहाँ दिखा नहीं रहे, डिवेंचर प्रीमियम रिडम्पशन टू डिवेंचर होल्डर, तो वो हमने जब पे किया तो वो 10% एक्स्ट्रा था जो था, क्योंकि हमने 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, और प्रीमियम रिडम्पशन वैसे आपका राइट ऑफ हो जाता है थ्रू पीएनएल, और ये बचा हुआ बैलेंस आ गया जी, बैलेंस कैरी डाउन एज अ बैलेंसिंग फिगर। और जो डीआरआर है सेम डिवेंचर्स रिडीम हो गए, तो वो कहाँ चला जाएगा बेटा, जनरल रिजर्व में, ये चला जाता है जनरल रिजर्व में, क्योंकि जब डिवेंचर्स रिडीम ही हो गए तो फिर से फ्री रिजर्व हमने बना दिया, जो ब्लॉक किया हुआ था प्रॉफिट्स को वो उनको फिर से रिलीज कर दिया। अल्टीमेटली क्या, उनको जो ब्लॉक किया हुआ था 10% अमाउंट तक का, उनको फिर से रिलीज कर दिया, तो फिर से वो क्या बन गए, मेरे फ्री रिजर्व बन गए। अब मैं उसे फिर से इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड अदर यूसेज जो फ्री रिजर्व्स के रहते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा क्वेश्चन था, जैसे आपको मैंने कहा था बड़ा ही आसान सा साधारण सा क्वेश्चन था आपको रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से जी, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। नाउ ये एक मैं बोलूंगा डिफरेंट क्वेश्चन है और एक न्यू टाइप का क्वेश्चन डाला गया है। वैसे अब इंस्टीट्यूट अपने पास इवन पिछले आरटीपी में भी ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका होता है बेटा, जब आप वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो वहां पे कहा जाता है राइट इशू के अंदर मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली, कि जो आपने अगर अपने हक को बेचा तो उसका जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट होता है वो कहां चले जाता है बेटा, पीएनएल में। दिस इज बिकॉज ऑफ पैरा नंबर 13 ऑफ AS 13। पर वहां पे एक छोटी सी एक्सेप्शन है कि अगर आपने कम राइट शेयर्स को खरीदा, मतलब जब राइट इशू की बात आनी शुरू हो गई थी मार्केट में कि ये कंपनी राइट इशू देगी आने वाले समय में, तो उस समय मार्केट में जो भाव होता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो उस समय अगर आपने राइट शेयर्स को खरीदा है और बाद में आपने अपने हक को किसी को बेचा है, तो वहां पर जितना आपने महंगा खरीदा था उतने एक्सटेंट तक बेसिकली जो आपके पास है बेटा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाता है, पीएनएल में नहीं जाता। तो मैं क्या कह रहा हूं एक बार के लिए पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। तो बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से, जो मैं
लेक्चर के दौरान भी स्टूडेंट्स को समझाता हूँ। तो जनरली आपका नॉर्मल प्राइस चल रहा है, पर जिस दिन बोर्ड मीटिंग एक बार के लिए हो जाती है राइट इशू को लेके और एक फाइनल रिकॉर्ड डेट जब होती है, जिस दिन तक की हम लेते हैं लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, उसके बीच में जो मार्केट में भाव चल रहा है शेयर का वो कम राइट चल रहा है, मतलब थोड़ा सा महंगा हो जाता है। क्योंकि अब जो भी पर्सन शेयर खरीदेगा उसको कंपनी से कुछ समय के बाद शेयर्स मिलेंगे बेसिकली कंसेशनल रेट पे, राइट शेयर्स मिलेंगे, तो इसलिए मार्केट में शेयर महंगा मिलना शुरू हो जाता है, कम राइट मिल रहा है वो, इंक्लूडिंग राइट मिल रहा है, और जैसे रिकॉर्डेड हो जाता है उसके बाद से वो नॉर्मल हो जाता है। अब जितना आपने महंगा बेसिकली खरीदा और कल को जाके जो डिफरेंस बिटवीन कम राइट एंड एक्स राइट है, उतने एक्सटेंड तक हम क्या बोलते हैं, अगर आपने अपने हक को किसी को बेच दिया तो वो जो आपके पास अमाउंट आया उससे आप बेटा अपनी कॉस्ट को ही कम करेंगे, क्योंकि आपने महंगा खरीदा था, ठीक है ना। तो इसके लिए एक एग्जांपल पहले बताता हूं, फिर मैं अपने पास कहां लेके जाऊंगा उस क्वेश्चन पे जो आपके आरटीपी में। मान लीजिए जो कम राइट प्राइस है शेयर का, मान लीजिए 12,000 है और एक्स राइट वैसे 10,000 है, तो मैक्सिमम अप टू 2,000 तक, 2,000 तक का मैक्सिमम जो आप हक को कल को बेचोगे, सेल ऑफ राइट करोगे, अप टू 2,000 तक कहां जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। उससे ऊपर अगर बेचा तो वो जेन्युइन प्रॉफिट और पीएल में जाएगा। नॉर्मल क्या बोलते हैं, सारा पीएल में जो, पर वो एक एक्सेप्शन आ गई कि अगर महंगा खरीदा है, कम राइट खरीदा है, तो उस केस में जो डिफरेंस एक्स राइट से उतना एक्सटेंड कहां जाएगा, इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा, वो सारा पीएल में जाएगा, एक्सेस ही सिर्फ पीएल में जाता है। तो इससे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी और पीएल में जाएगा। तो अगर 3,000 में बेचा तो 2,000 इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा, जिससे कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि महंगा खरीदा हुआ शेयर, और 1,000 पीएल में जाएगा। और अगर 1,500 में बेचा फिर तो सारा इन्वेस्टमेंट में जाएगा बेटा, अप टू 2,000 है ना तो आपके पास। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल। अब मैं आरटीपी के क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा, जहां पे पॉइंट को लेके आए वो लोग, क्वेश्चन को ध्यान से करते, सिंस नया जैसे मैंने कहा डिफरेंट है, इसके अंदर पॉइंट आ रहा है, तो अभी तक क्या होता था, जनरली सिर्फ उतने केस तक होता था, अब उसकी एप्लीकेबिलिटी क्वेश्चन में डाल दी। 1 अप्रैल 19 को शाम का ओपनिंग बैलेंस है 1,000 शेयर्स है एक्स लिमिटेड के 1,20,000 में, फेस वैल्यू 100 रुपए वाले। हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मांग रहा है श्याम की बुक्स में इस साल का, एज्यूमिंग शेयर्स को वैल्यू एवरेज कॉस्ट पे करना। तो पहले ओपनिंग बैलेंस है 1,000 शेयर है 1,20,000 के, तो मैं साथ साथ टिक करता चलूंगा, 1,000 शेयर 1,20,000 बेटा। तो हमारे पास आंसर में अगर हम देखें ओपनिंग बैलेंस आ गया 1,000 शेयर्स और 1,20,000, हमारा अकाउंट बन गया। इन्वेस्टमेंट बेसिकली बुक्स ऑफ श्याम में इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड है, ठीक है ना, ये ओपनिंग आ गया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5 अप्रैल को उसने फर्दर खरीदे 200 कम राइट शेयर्स, लिख दिया जी कम राइट खरीदे हैं 135 में, तो खरीद लिए कम राइट शेयर्स। तो 200 इंटू 135 और खरीदे तो 2 बैंक में आपके पास आ जाएगा, 200 शेयर्स खरीदे 135 पे तो 27,000 आ गया। अब अगर कल को हक बेचेगा तो पॉइंट का रेलिवेंस आएगा जो भी समझाया था। उसने कहा 8 अप्रैल को डायरेक्टर ने कंपनी के अनाउंस किया राइट इशू 1:6 की रेशो में। तो बेटा अगर हम देखें हमारी टोटल होल्डिंग कितनी, 1,000 शेयर पहले थे, 200 और थे, तो टोटल हो गए 1200 शेयर हो गए। 1200 का बेसिकली 1 फॉर एवरी 6 है, तो हमारा राइट इंटाइटलमेंट जो बनती है, इंटाइटलमेंट मैं कहूंगा बनती है 1200, हमारे पास शेयर्स है 1 फॉर एवरी 6 है, तो ये बना 200 शेयर्स की इंटाइटलमेंट बनती है। और इसमें उसने कह दिया शाम ने वेव ऑफ कर दी 100% इंटाइटलमेंट अपनी राइट इशू की मिस्टर राहुल को 20 रुपए में। तो उसने 200 शेयर्स का हक राहुल को बेच दिया 20 रुपए में, राहुल को बेच दिया 20 रुपए में। तो उसने ये बेसिकली एक्सरसाइज ही नहीं करा, उसने बेच दिया। इन अ नॉर्मल सिनेरियो ये 200 इंटू 20 4,000 रुपीज इन अ नॉर्मल सिनेरियो बोल रहा पीएनएल में जाता, पर यहां ऐसा नहीं हो रहा। यहां कह रहा है ऑल दी शेयर्स हेल्ड बाय श्याम हैज बीन एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस, वो लिख दिया, एंड द टोटल मार्केट प्राइस एक्स राइट ऑफ ऑल दी शेयर्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट गॉट रिड्यूस्ड बाय 3,400। तो बता दिया कि जो पहले कम राइट प्राइस चल रहा था इन सब का, और जो उसने बाद में जो राइट इशू बेसिकली एक्स राइट प्राइस है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3,400 से। इसका मतलब क्या हुआ, टू द एक्सटेंट ऑफ 3,400 आप अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करिए बेटा, टू द एक्सटेंट ऑफ 3,400 आप अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करिए, और बाद में आप बाकी डिफरेंस को कहां लेके जाए, अपने पास पीएनएल में लेके जाए। तो यहाँ पे यही चीज आ गई कि अल्टीमेटली क्या, अपने हक को बेचा 4,000 में, वो जो 200 राइट्स को 20 में, मार्केट प्राइस इन सबका कम हो गया बाय 3,400।
तो पहले जो वैल्यू थी उससे 3400 कम हो गया। हम यही तो कह रहे हैं, जो डिफरेंस जितने का कम हुआ उतने से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम होगी, तो ये बाय बैंक में आ जाएगा बेटा 3400। ये इन्वेस्टमेंट भी आ गया, बाकी 600 पीएल में जा रहा है। तो इन केस ऑफ आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ 4000, 3400 अप्लाई होगा टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट एंड 600 वुड बी क्रेडिटेड टू द पीएनएल अकाउंट। 600 ही पीएल में जा रहा है। यही पॉइंट है जिसकी वजह से आपके पास ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं बेटा। इन अ नॉर्मल सिनेरियो आप सारे को पीएनएल में लेके जाते हो, ठीक है ना। देन आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है फिर 10 अक्टूबर को शाम ने 350 शेयर्स बेच दिए 140 में, तो ये सेल की बात आ गई। और ईयर एंड पे मार्केट प्राइस वैसे 125 है, तो जब सेल किया तो उस पर चलते हैं। तो जब बेटा सेल किया तो 350 शेयर्स को जब बेचा 140 में, तो वो सेल प्रोसीड्स आ गई, शेयर्स और अमाउंट। और जब बेचा तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट लॉस। उसके लिए कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट मेथड है, सेल प्राइस तो आएगी। कॉस्ट कैसे आएगी, 1,20,000 पैसे थी, 27,000 के और खरीदे थे, माइनस 3400 जो आपने किया था अभी बेटा, ये टोटल 1200 शेयर्स की कॉस्ट है, तो 350 कितनी बनी, यूनिटरी मेथड आ गया। और बाकी क्योंकि ज्यादा है बेचा तो बेटा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कहां चला गया, पीएल में चला गया जी, ठीक है। और जो बचे हुए शेयर थे 850, उनकी प्रोपोर्शनेट तरीके से कॉस्ट ये बनती है। और मार्केट वैल्यू दी है 125 के हिसाब से, तो लोअर हमने लेना है। हम हमेशा ये करंट इन्वेस्टमेंट अपना जूम कर रहे होते हैं, वो दे रहा है मार्केट वैल्यू, तो हमारे लिए वो करंट है। तो ऑब्वियसली लोअर में आपकी कॉस्ट ही कम है, तो कोई लॉस बुक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही आपके पास वैल्यू 850 की निकल के आ गई। अगर मार्केट वैल्यू इससे कम होती तो हम उतने का बाकी का लॉस बुक कर रहे होते, कंसिडरिंग कि हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है, तो आ जाता। मेन पॉइंट क्या था क्वेश्चन का, मेन पॉइंट था आपके पास वही कि जो आपने राइट जो बेचे थे, हक जो अपना बेचा, राइट इंटाइटलमेंट, उसको जो बेचने पे प्रॉफिट है वो टू द एक्सटेंट ऑफ 3400, क्योंकि आपने कम राइट शेयर्स खरीदे हुए, उससे आपके बेटा कॉस्ट कम होगी, वो पीएनएल में सारा नहीं जाएगा। तो टू द एक्सटेंट ऑफ 3400 कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। बाकी इफेक्टिवली जो 600 है वो गया पीएनएल में, ठीक है ना बात। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। देन अगला जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है बेटा, इंश्योरेंस क्लेम का आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक है बिल्कुल, सिमिलर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 है। आग लगी बेटा गोडाउन में, ये लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी रिलेटेड है। और गुड्स 56 350 के सेल्वेज हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे पिछले साल का भी बेटा डाटा दे रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग, पिछले साल की परचेजेज, इस साल की डेट ऑफ फायर तक, कुछ सैंपल्स के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन करी, कुछ विड्रॉ करे, सेल्स है पिछले साल की और इस साल की डेट ऑफ फायर तक। फिर कह रहे हैं पॉलिसी ले रखी 4 लाख की, एवरेज क्लॉज है, हमें क्लेम का अमाउंट बताना है। तो लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया ताकि लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन से ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी रेट निकाल सके। वो इस साल के डाटा पे अप्लाई करेंगे और क्या निकालेंगे, मकसद क्या हमारा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। और फिर उसमें से सैल्वेज माइनस करके लॉस आएगा और फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एवरेज क्लॉज होगी बेटा। तो एक बार के लिए मैं आंसर में देख लेता हूँ यहाँ पर। तो हमने अपने पास क्या किया बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना और यहाँ से आपका बेटा जीपी रेट निकल के आ रहा है 30%, ये जीपी निकला और एज अ परसेंटेज ऑफ सेल आ गया 30%। देन जब करंट ईयर का बनाया तो ओपनिंग डाला, परचेजेस में से एडवर्टीजमेंट ड्राइंग्स बेटा एज इट इज हो गई। कई बार यहाँ पे ना सेल वैल्यू दे रखी होती है उनकी, तो आपको तो कॉस्ट ही चाहिए होती है, तो कॉस्ट ही दे रखी है तो वो आगे, सेल वैल्यू दी होती है तो प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट लेके आता। तो ओपनिंग है, परचेज आ गई, नेट ऑफ ड्राइंग सैंपल्स, सेल्स दे दी, सेल्स के ऊपर जीपी रेट लगाया 30% आपने, तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर आ गया। इस क्लोजिंग स्टॉक में से बेटा सेल्वेज माइनस होगी तो क्या आ गया निकल के, लॉस ऑफ स्टॉक बेटा। अब क्योंकि मेरे को इससे कंपेयर करना होता है पॉलिसी अमाउंट को, तो पॉलिसी अमाउंट 4 लाख था बेटा, तो मेरी पॉलिसी कम की है तो एवरेज क्लॉज लग जाएगा, ठीक है ना। सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, एवरेज क्लॉज लगेगा। और यहाँ पे एवरेज क्लॉज लगने की वजह से प्रोपोर्शनेट यूनिटरी मेथड लग रहा है, क्योंकि बेटा आपके पास यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर हमारी पॉलिसी बेटा, सिंपल सी बात है, अगर 441 300 की होती तो मेरे को पूरा क्लेम मिलता है ना, वो है 4 लाख की, तो यूनिटरी मेथड लग गया ना। तो यूनिटरी मेथड लगने की वजह से आपका क्लेम इतना निकल के आ जाएगा, वो एवरेज क्लॉज आपका अप्लाई हो गया, आपका निकल के आ गया। देयर इज नथिंग न्यू एज सच, कोई नया पॉइंट था नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल एक जनरल क्वेश्चन की तरह था ये वाला, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका लॉस ऑफ स्टॉक का हो जाता है इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर से। नेक्स्ट आपका बेटा हायर परचेज ट्रांजेक्शन से आ रहा है, जिसमें पहले वाला पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल है। भाई रीपोजेशन का मतलब क्या, वो कब आता है बेटा रीपोजेशन का इवेंट, जब हायर परचेजर बेसिकली हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट्स में डिफॉल्ट कर देता है, तो हायर वेंडर के पास पूरा हक होता है कि वो अपने एसेट को आके वापस लेके चला जाए, ठीक है ना। और क्या ट्रीटमेंट होते हैं रीपोजेशन की इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो उसके बाद से बेटा एसेट ही चले जाता है, तो वो एंट्री डाल देता है हायर वेंडर टू एसेट अकाउंट, और अल्टीमेटली वो अपना प्रॉफिट लॉस जो भी है, मेनली लॉस आपका सारा होता है,
तो वो आपके पास रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार पढ़ लेते हैं आंसर को। Repossession is the right of the seller, basically hire vendor, to take back the goods sold from the hire purchaser in case of any default by the hire purchaser and can sell the goods after reconditioning, और बाद में उसे ठीक करके वो बेच देते हैं। हायर परचेजर क्लोज कर देता है हायर वेंडर के अकाउंट को बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ द हायर वेंडर टू हायर परचेज एसेट अकाउंट, बिकॉज हमारी एंट्री डलती है हायर वेंडर टू एसेट, क्योंकि ना पार्टी के पैसे देने ना एसेट हमारे पास पड़ा है, ठीक है। एंड फाइंड क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस ऑन रीपोजेशन। हम जनरली यहाँ पे जब आंसर दे रहे तो कंप्लीट रिपोजेशन के नजरिए से दे रहे, पार्शियल में तो बैलेंस बचा होता है, हायर वेंडर में बचा होता है, हायर एसेट में ही बचा होता है, वहां अलग तरीका हो जाता है निकालने का, ठीक है ना। अब जो सेकंड पार्ट है वो वाला बेसिकली यहाँ पे दे रखा है बेटा, आप आरटीपी के अंदर हो गया, इवन एग्जाम के अंदर भी अब क्या हो गया, कई बार वो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड वाला पूछना शुरू कर देते, तो उससे रिलेटेड है, बड़ा आसान, उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। कह रहे जी 1 अप्रैल 18 को मशीन एक्वायर करी हायर परचेज बेसिस में, कैश प्राइस है 240, डाउन पेमेंट जो करी 96,000, बाकी 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट से प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट है 8% पर एनम। ऑन दी बेसिस प्रिपेयर हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ PQR इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर बेसिकली। तो यहां पर अगर हम देखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बेटा मांग लिया, तो इंटरेस्ट सस्पेंस में हमें सारा इंटरेस्ट फर्स्ट डे ही पार्टी अकाउंट में चार्ज करते हैं, तो उसे धीरे धीरे करके अमोर्टाइज करते हैं, तो वो निकालना पड़ता है। तो अगर मैं देखूं 240 में से बेटा 96,000 तो पे कर दिया डाउन पेमेंट, तो बैलेंस प्रिंसिपल कितना बचा, बैलेंस प्रिंसिपल बचा 144, और जिसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा, तो मेरी इंस्टॉलमेंट जो होगी ना बेटा वो हो गई डिवाइड बाय 3, 48,000 प्लस इंटरेस्ट, 48,000 प्लस इंटरेस्ट। अब ऑब्वियसली इंटरेस्ट मेरा बेटा हर साल का अलग अलग आ रहा होगा जो मुझे करना है, क्योंकि पहले साल पूरा 144 पे आ रहा होगा, तो 144 का 8% होगा पहले साल का इंटरेस्ट 11,520, ये इंटरेस्ट है। अगले साल 144 में से 48 पे कर दिया प्रिंसिपल का, 96 बचा, उसका 8% है 7680, फिर 48,000 ही बचेगा, उसका 8% 3840। ये जो टोटल इंटरेस्ट हम एक ही बार में पार्टी के अकाउंट में चार्ज कर देंगे, जो कि बनता है 23040, और उसको एक अकाउंट में रख लेते हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और उसे ओवर द पीरियड फिर अमोर्टाइज कर देते, धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर देते। तो उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। तो मैं ये कंप्यूटेशन करना बड़ा जरूरी है, सारा इंटरेस्ट पहली बार में निकालना। तो अगर हम देखें लेजर अकाउंट में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है, यहाँ पे आ गया 2 मेथड PQR जो मैंने कहा था, और यहाँ पे पार्टी अकाउंट में क्या आ रहा है, बाय मशीन बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट फर्स्ट डे बेटा आ जाता है। अब सिर्फ यहाँ पे क्या होगी, पेमेंट्स, तो पहले डाउन पेमेंट हुई, साल के अंत में किस्तें पे होती जा रही है 48,000 प्लस इंटरेस्ट, अगले साल भी और लास्ट ईयर भी वो करके खत्म हो गया। और जो ये सारा इंटरेस्ट है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से धीरे धीरे निकलता जाएगा, एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, पहले साल इतना निकला, अगले साल 7680, अगले साल 3840, तो धीरे धीरे करके राइट ऑफ हो गया। इस मेथड में और जो नॉर्मल मेथड है उसमें कोई फर्क नहीं है, आंसर इज 100% बेटा सेम है दोनों में, इंप्लीकेशन वाइज, इवन कैश फ्लो आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो वाइज बोलूं या प्रॉफिटेबिलिटी वाइज बोलूं, क्योंकि पीएनएल में तो खर्चा वही जा रहा है जो जेन्युइन इंटरेस्ट का है, पेमेंट भी उतनी ही जा रही है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता है, और ये हम तब अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन कहता है, और यहाँ क्वेश्चन ने वही चीज आपको कही थी, तो उसकी वजह से आपके पास इस तरीके से अकाउंट बना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था हायर परचेज में इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से, ये नहीं बोलूंगा आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल किया हुआ क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम किए जाते हैं हमारे द्वारा, बट अभी इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड इसलिए पूछ लेता है क्योंकि बच्चा कई बार क्या होता है इस चीज को छोड़ने ही जाने की सोचता है, आसान कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको छोड़ना नहीं है एग्जाम पर्पज के लिए, ठीक है ना, और ये तो बोनस मार्क्स ही रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। देन जो अगला क्वेश्चन है 12th, दैट इज फ्रॉम डिपार्टमेंटल अकाउंट, एक जनरल क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, डिपार्टमेंट P और Q, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज और सेल, कह रहे जो क्लोजिंग स्टॉक है P के पास वो 2 लाख रुपए है, जिसके अंदर Q से गुड्स आए हुए 40 के, Q के पास है 4 लाख का, जिसके अंदर P से आए हुए 60 के, ओपनिंग ऑफ P के अंदर भी 20,000 के है Q से, और ओपनिंग Q के अंदर में 30,000 P से है, तो आपस में ओपनिंग क्लोजिंग में वैल्यू ऑफ गुड जुड़े हुए हैं। कह रहा है एज्यूम करो कि ट्रांसफर कॉस्ट टू ट्रांसफर है, बेटा वो तो हमेशा ही कॉस्ट टू ट्रांसफर ही दिखोता है,
स्टॉक रिजर्व तो आपके पास आ ही जाएगा। देखिए एक डिपार्टमेंट अपनी 100 रुपए की चीज अगर 120 में दे रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट को तो उसकी खरीद 120 ही पड़ी ना, तो वो तो हमेशा अपनी कॉस्ट पे दिखाएगा 120 पे। पर प्रॉब्लम क्या है, जिसने भेजा था उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और उसे हमें एलिमिनेट करना होता है, जिसे हम अनरियलाइज प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट बोल देते हैं या स्टॉक रिजर्व कह देते हैं डियर। तो वो हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना होता है, हम कंबाइंड प्लान में करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। और जीपी रेट बेटा यूनिफॉर्म है ईयर टू ईयर, इसका रेलेवेंस ये हो गया जो इस साल का जीपी होगा वही पिछले साल का होगा, तो ओपनिंग पे भी वही लगा देना। सेलिंग खर्चे 2.5 लाख रुपए के हुए दोनों डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर, ठीक है ना, वो हमारे सेल रेशियो में बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ट्रांसफर्स की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सेल और परचेज में कॉरस्पॉन्डिंगली जुड़ी हुई है, सिर्फ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक में जुड़ा है। तो पहला काम है नॉर्मल तरीके से बना के आपके पास बेटा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्लान बना रहा है, ओपनिंग डाला, परचेज डली, सेल डली, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपके पास, वो लिखा हुआ यहाँ पे है नेक्स्ट पेज के में, और जीपी आ गया। सेलिंग एक्सपेंसिस सेल्स रेशियो में बढ़ गए और हमारा पीएनएल आ गया। यहाँ तक में तो बेटा एज सच कोई दिक्कत ही नहीं आती, यहाँ तक तो एज सच कोई दिक्कत ही आपके पास नहीं आती। देखिए छोटा सा पॉइंट यहाँ पे, देखिए सेल्स के अंदर ट्रांसफर ऑब्वियसली जुड़ी हुई है, वो बात हमें पता है, और सेल्स के खर्चे जो होते हैं वो सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक जो है वो सेल रेशियो में जाते हैं, जनरली वो जाता है एक्सटर्नल सेल रेशियो में। अब सिंस आपके ट्रांसफर की वैल्यूज ही गिवन नहीं है तो आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते अलग से सेल्स खर्चों को बांटने के लिए, सेलिंग खर्चों को बांटने के लिए। तो आपने अल्टीमेटली क्या जो एक्चुअल सेल्स की वैल्यूज दे रखे उसी रेशियो में बांट दिया, क्योंकि ट्रांसफर की वैल्यूज तो गिवन ही नहीं है। अब हमारे पास जब जनरल पीएनएल बन रहा है तो आपके दोनों डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट आ गया, जो नेट प्रॉफिट आ रहा था, तो उसके बाद आ रहा है स्टॉक रिजर्व। अब स्टॉक रिजर्व में दोनों डिपार्टमेंट का जीपी निकालना है, तो बेटा 8 लाख और 15 लाख का आपके पास जो है वो दे रखा है प्रॉफिट जो हमने निकाला जीपी, और रेशियो के लिए 20 लाख और 30 लाख सेल से करा हमने, और इसके अंदर ट्रांसफर तो ऑटोमेटिकली जुड़ा ही होगा, तो हमारा वो लेते ही लेते हैं, तो 40% और 50%, तो पी का प्रॉफिट है 50, पी का प्रॉफिट है 40 और क्यू का है 50। तो जो पी का स्टॉक क्यू के पास पड़ा है, पी का स्टॉक जो क्यू के पास पड़ा है उसके अंदर 40% प्रॉफिट पी का जुड़ा हुआ है, और जो पी के पास क्यू का पड़ा है उसके अंदर क्यू का 50% प्रॉफिट इनबिल्ट है, तो वो स्टॉक रिजर्व्स निकल जाएंगे। आप अपने पास बेटा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं आप नेट चेंज करके निकालें, हम तो अपने पास जब सीखते हैं, मैं क्या आपको इजी तरीका सिखाता हूँ कि अगर आपको लगता है आप अपने पास क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अलग दिखा दो, ओपनिंग अलग दिखा दो, तो ओपनिंग रिवर्स कर दो, क्लोजिंग क्रिएट कर दो, फिर उसमें इंक्रीज डिक्रीज का पंगा नहीं आता। तो यहाँ पे वो जो वैल्यूज गिवन है वो अप्लाई होगी, ये 40 - 20 है, नहीं तो 40 का अलग 20 का अलग दिखा दो, ये 60 - 30, इन पे रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे दूसरे डिपार्टमेंट के। तो वो जब अप्लाई किए तो आपका स्टॉक रिजर्व आ गया और फाइनली आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोबारा से बोलूंगा, जो स्टॉक क्यू के पास पड़ा है, जो स्टॉक क्यू के पास पड़ा है उसमें पी का प्रॉफिट रेट लग गया, तो अगर आप देखेंगे जो स्टॉक क्यू के पास पड़ा है बेसिकली वो 60-30 का पड़ा है, उस पर पी का प्रॉफिट रेट लग गया 40%, क्योंकि वो पी का स्टॉक है उसके अंदर पड़ा, और जो पी के पास पड़ा है उसमें क्यू का प्रॉफिट रेट लग गया जो कि 50% है, 40 और 20,000, तो वो आप क्या लगे। आप नहीं तो क्या कर सकते, क्लोजिंग अलग से दिखा दो, ओपनिंग अलग से रिवर्स कर दो, या नेट इंक्रीज करके जैसे यहाँ पे दिखा रखा है वैसे दिखा दीजिए, आप जैसे मर्जी कर दीजिए बेटा, आपके पास आंसर तो क्या आना है, एब्सोल्युटली सेम आना है, उसमें कोई फर्क की बात नहीं है, आपका फाइनल आंसर यही बनेगा 20,28,000 जी। तो इससे आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाता है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का, जनरल क्वेश्चन ही मैं अपने पास कहूंगा, ये टिपिकल क्वेश्चंस में से नहीं बोलूंगा इसे, ठीक है ना। देन अगला जो क्वेश्चन है ब्रांच का बेटा, और ये तो बार बार रेपिटेटिवली आरटीपीस में आई जा रहा है क्वेश्चन, सेम है बिल्कुल, हम अपने पास क्लास क्वेश्चन में 9th करते हैं। दिस इज अबाउट दी जो मैनेजर कमीशन को लेके है, तो यहाँ पर बेटा मैनेजर को कमीशन देनी है कुछ, कह रहे जी वैसे जीपी रेट जो है ब्रांच का वो आपके पास दिया हुआ 25% कॉन्स्टेंट है ऑन सेल, ब्रांच मैनेजर का कमीशन है 10% ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच कैलकुलेटेड बिफोर चार्जिंग इज कमीशन, but subject to deduction from such commission equal to 25% of any ascertain deficiency of the branch stock। सारे गुड्स ब्रांच को हेड ऑफिस से आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, ब्रांच मैनेजर की कमीशन जो निकालने वो किस पे आनी है, जो ब्रांच का नेट प्रॉफिट है कमीशन से पहले उसका लेना है 10% मुझे, ये एक वैल्यू होगी, इसमें से माइनस करना है जितनी स्टॉक की डेफिशिएंसी हुई उसका 25%, ये माइनस हो जाएगा भाई, जितना तुमने नुकसान करा ब्रांच में, जितना स्टॉक चोरी हो गया मान लीजिए, उस स्टॉक का जो वैल्यू है उसका 25% हम आपकी कमीशन में से काट लेंगे, तो ये आपकी नेट कमीशन एक तरीके से बनेगी, कितनी बनती है उसमें से। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे, देखिए ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिया, गुड्स एंड टू ब्रांच भी कॉस्ट पे, सेल्स है,
खर्चे है, क्लोजिंग स्टॉक तो सेल प्राइस पे है, और कमीशन कितनी दे चुके हैं अब तक, तो जो टोटल होगी उसमें जितनी दे चुके हैं वो माइनस हो जाएगी, बाकी निकल जाएगी वो कितनी और देनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो चीजें चाहिए, एक नेट प्रॉफिट सिंपली टू से, और एक डेफिशिएंसी अगर है। तो डेफिशिएंसी जानने के लिए हमने क्या किया, वो स्टेप 1 लिख दिया। डेफिशिएंसी जानने के लिए ब्रांच स्टॉक कोड बना लिया इनवॉइस प्राइस पे। भाई ओपनिंग में कितना पड़ा था इनवॉइस पे, कितने मिले और हेड ऑफिस से इनवॉइस पे, कितने बेचे, कितने बच गए, तो बाकी क्या आ गई डेफिशिएंसी। पर ये डेफिशिएंसी जो बेटा है सेल प्राइस पे आ रही है, सेल प्राइस पे आ रही है, इनवॉइस प्राइस पे। और दूसरा हमने बना लिया ब्रांच अकाउंट। बेसिकली या आप इसे अपने पास करने को जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं, जो नहीं है कि डेटर मेथड से ही करिए, ब्रांच अकाउंट बनाए। आप अपने पास चॉक एंड डेटर तो बहुत इलेबोरेटेड हो जाता है, नहीं तो आप अपना ट्रेडिंग प्लान प्रोसेस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो नेट प्रॉफिट चाहिए। तो वो ओपनिंग स्टॉक डाला, उसकी लोडिंग रिवर्स करी ताकि नेट कॉस्ट बुक होगी। गुड्स सेंड टू ब्रांच डाला, उसकी लोडिंग आपके पास रिवर्स करी। सेल्स आपके पास टोटल आ गई तो ऑटोमेटिकली वो तो प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपली आपके पास जो है वो आप सारी की सारी कैश सेल ही मान रहे तो रिमिटेंस में आ गया। खर्चे आपके पास आ गए, क्लोजिंग स्टॉक आपका है, उसकी लोडिंग रिवर्स होगी, फाइनली आ गया प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन है, जिसपे 10% लगाना है। तो प्रॉफिट का 10% लगाया, जो डेफिशिएंसी हुई थी उसकी कॉस्ट पहले निकाली। 25% प्रॉफिट है तो 75% कॉस्ट है, और उसका भी 25% करा। ये आ गई टोटल में कितनी बनती है, इतनी दे चुके हैं, तो बाकी अभी और देनी है। तो हमेशा क्वेश्चन में देखिए मांग क्या रहा है और उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। और ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैल्यूज के साथ वाला किया हुआ है, पहले के आरटीपीस में भी आया हुआ है, कोई नया क्वेश्चन आपके पास नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो जाता है। नाउ जो अगला है क्वेश्चन बेटा, दैट इज फ्रॉम, आपके पास सिंगल एंट्री से आ रहा है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आ रहा है। और क्वेश्चन आसान है, उसमें हमेशा हमारा करने का तरीका ये रहता है कि आप जो भी एंट्री डाल रहे हो उसके साथ के साथ इफेक्ट्स देते जाए। तो ये सेम एज प्रैक्टिस क्वेश्चन 11। यहाँ पे कह रहा है बेटा रिटेल मर्चेंट है, किताबें आपके पास रेगुलर अकाउंट बुक्स नहीं मेंटेन करता, ऑलवेज 10,000 नगद में पड़ा है उसके पास, और बाकी वो पैसा बैंक में जमा कराया था। गुड्स को बेचता है, प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल दे रहा है, ये जीपी रेट दे दिया, इसका रेलिवेंस आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन दे रखी है ओपनिंग और क्लोजिंग की। कैश इन हैंड है, क्रेडिटर्स है, बैंक का बेटा यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ डेबिट है, तो क्रेडिट मतलब आपका एक तरीके से ओवरड्राफ्ट हो गया ओपनिंग। डेटर्स दे रखे, स्टॉक नहीं पता। राम की कैपिटल ओपनिंग दे दी। बेटा राम की कैपिटल ओपनिंग देने से हुआ क्या, और जनरली मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हम इसलिए बना रहे होते कैपिटल निकालने के लिए। सिंस उसने वो भी दे दिया तो बात खत्म हो गया, बनाएंगे भी तो वो टैली हो जाएगी, तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन दे रहा है पासबुक की, जो इसमें क्या क्या बताया, क्रेडिटर्स को पे करा, बिजनेस एक्सपेंसेस, डेटर से मिला, एक लोन भी लिया 10% पर एनम, डेट दे दी। इसका डेट का रेलेवेंस क्या होगा कि इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 6 महीने का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, बैंक में जो पैसा डिपॉजिट कराया। ऑल्सो इन्फॉर्म कर रहा है क्रेडिटर्स को दिए कितने 20,000 कैश में, सैलरीज 40,000 कैश में दी, 80,000 विड्रॉ करा था कैश में पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। राम ने कोई फर्दर कैपिटल नहीं डाली, मतलब कोई कैपिटल और नहीं डाली बिजनेस में। सरप्लस कैश जो बचता है उसे कैश सेल मान लेना, और बाकी परचेजेस जो होगी वो सारी क्रेडिट मान लेना। हिंट दे दिया कि कैश अकाउंट में जो होगा वो कैश सेल आएगी, क्रेडिटर अकाउंट में बेसिकली परचेजेस आ जाएगी हमारी। कह रहे ट्रेडिंग पेन और बैलेंस शीट बना दो, तो नॉर्मल आपके पास है। करने का तरीका क्या होता है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे सॉल्व एक एक चीज नहीं करके कर रहे, बट हमें तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कोई नया पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बेटा यही है कि हर ट्रांजेक्शन को अपने डालते चलो और मिसिंग फिगर्स आती जाए। तो आंसर में अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पर आप जब बेटा ट्रांजेक्शन डाल रहे हैं तो डेटर अकाउंट बन रहा है एक, तो वहां पे बेटा आपके पास क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर आ जाती है 10 लाख रुपए, ठीक है ना। और क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट परचेज आ जाएगी आपके पास 770, जब हम सारी ट्रांजेक्शन को प्लॉट करते हैं। कैश बैंक में, कैश में तो आपकी कैश सेल्स आ गई 240, और इधर आपके पास बैंक वाला आपके पास बनता चलता है, और बैंक वाला आपका क्लोज हो जाता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है, वो बैलेंसेस जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो हो जाएंगे। देन जो हमारे पास है, जब आप ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं तो वहां पे जीपी डाल देंगे तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर आ जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में भी दिख जाएगा। खर्चे सारे डालेंगे, जहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन डालना नहीं भूलना, आधे साल का 6 महीने का, तो वो आपके पास आ रहा होगा, और वो आपके पास बैलेंस शीट में भी एक्रूड हो जाएगा, क्योंकि उसने कहीं नहीं बोला पे किया है, जो लोन का इंटरेस्ट है, तो वो आ जाएगा। आपकी ओपनिंग कैपिटल आई, प्रॉफिट ऐड हुआ, ड्रॉइंग माइनस भी आ गया, क्रेडिटर्स की वैल्यू आ गई थी, कैश बैंक डेटर्स, और बाकी स्टॉक इन ट्रेड जो हमारा ट्रेडिंग से आया वो डालेंगे, मैच कर जाएगा। ओपनिंग की जैसे मैंने कहा बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है, द रीजन भी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दे ही दी, आप बनाएंगे भी तो वो टैली हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एज सच कोई वो नहीं था। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना था, देखिए बैंक में आपका ओपनिंग ही ब्रॉड डाउन क्रेडिट था, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन था ओवरड्राफ्ट।
और क्लोजिंग तो नॉर्मल ही था, तो वो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ रहे दोनों के दोनों। दैट मीन्स द डेबिट बैलेंस ना, तो बस वो बैलेंस सही डाले, ट्रांजेक्शन को सही दिखाए। आपको अगर डबल कॉलम कैश बुक जैसी यहाँ दे रखी है उसमें दिक्कत आती है अगर, तो आप कैश अकाउंट अलग बना लो बेटा, बैंक अकाउंट अलग बना लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्लैरिटी होना जरूरी है आपके पास कि गलती ना कोई करे, भाई कैश की कैश में डाले, बैंक की बैंक में डाले, बस उस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। उसके साथ क्वेश्चन ये वाला इजीली हो जाता है, समय जरूर लगता है, विद प्रैक्टिस इस चैप्टर के अंदर आपकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है ना। ना आपके पास बेटा जो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अब ये वाले क्वेश्चन हमारे आगे बेटा रिलेटेड टू जो थ्योरेटिकल चीज है और जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला तो आसान है, विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी 5 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स बता दीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बेटे जी अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी आ गई। एलिमेंट्स बेसिकली और एसेट लायबिलिटी वगैरह है, तो वो चीजें आपके पास आगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। एलिमेंट्स के एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम गेन और एक्सपेंस लॉस, ये आगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थ्योरी का था, एग्जाम में भी कई बार आ जाता है, तो इसलिए हमें ये चीज भी याद रखनी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो इसका पार्ट भी है, दैट इज अबाउट दी आपके पास कैपिटल को इंटेक्ट करने के लिए अलग अलग अप्रोचेज, और जनरली जो आरटीबी के अंदर आता है बेटा हिस्टोरिकल वाला ही आता है, जो कि बहुत आसान है। कह रहे बिजनेस शुरू किया फर्स्ट डे पे 24 लाख से, जिससे हमने 1,20,000 यूनिट्स खरीदे 20 वाले। इस साल में उसने सारे स्टॉक को बेच दिया 30 में, 10 रुपीज प्रॉफिट में। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट विच ही कैन विड्रॉ इन द ईयर इफ फाइनेंशियल कैपिटल किस पे मेंटेन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि आपके पास अलग से प्राइस बोल रहे कि अगले साल महंगा हो गया तो उससे फर्क पड़ जाता है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, उसे हर साल के बिगनिंग में, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रहा, हिस्टोरिकल है, तो अगले साल में मुझे कितने रुपए चाहिए, 24 लाख ही चाहिए। पर हमारे पास इस साल में बेच के कितने हैं, 36 लाख रुपीज, 30 रुपीज में बेचा। तो जो 10 रुपीज के 10 रुपीज हम पूरे विड्रॉ कर सकता हूँ 120 यूनिट्स का, मतलब 12 लाख में मैं पूरे 12 लाख निकाल लूंगा। अगले साल फिर से मेरे पास 24 लाख रह जाएंगे, जिससे मैं फिर से 1,20,000 यूनिट खरीदूंगा। तो सर्कल चलता रहेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट में। तो ऑब्वियसली जब प्राइस बढ़ जाता है, महंगा हो जाता है, तो वहां मैं कम पैसा ही विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं। वो आपके पास दूसरा भी एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ ईजी वाला ही है। तो अगर आप देखेंगे क्लोजिंग इक्विटी बनती इतनी है, ओपनिंग में आपके पास इतनी थी, तो वो 12 लाख मैक्सिमम विड्रॉ कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला दैट इज द मोस्ट इजी, मतलब जितना कमाया प्रॉफिट वो सारा निकाल के जा सकता है प्रॉफिट, ताकि अगले साल उतना पैसा पड़ा होगा उसका, जिससे वो नई यूनिट्स खरीद सकता है फिर से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। देन अगले वाला डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड है AS1 से, जहां ड्राफ्टिंग को लेके बेटा क्वेश्चन आ रहा है, सिमिलर है क्लास क्वेश्चन 2 के। ड्राफ्ट रिजल्ट्स कंपनी के जो है वो प्रिपेयर करे थे, फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रेजेंटेड फॉर परयूजल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वहां डेफिसिट आ रहा था, मतलब सबसे पहले ड्राफ्ट बेसिकली रिकॉर्ड्स बनाए, तो वहां पे 10 करोड़ का आपका डेफिसिट आ रहा है, नुकसान आ रहा है। बोर्ड ने इन कंसल्टेशन विद MD डिसाइड किया कि हम ईयर एंड की इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे वर्क कॉस्ट पे 50 करोड़ पे, इंस्टेड ऑफ हीदर टू, मतलब जो पुराना मेथड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट। तो बेसिकली हम जो ओवरहेड्स है उनको भी इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट, तो उसको लेके ऑब्वियसली क्या होगा, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 30 करोड़ से 50 हो जाएगा। एज चीफ अकाउंटेंट आपको कहा जा रहा है MD के द्वारा कि आप भैया नोट्स जो अकाउंट्स के लिए ड्राफ्टिंग करके बता दीजिए इस साल की, तो आप हमारे लिए ड्राफ्ट कर दीजिए। तो बेटा दिस इज अबाउट दी हमारे पास चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि आप पॉलिसी अपनी चेंज करें, मेथड को वैल्यू करने का जो तरीका है, तो वहां पर आपको ये बताने की जरूरत है कि हमारी पुरानी पॉलिसी क्या थी और अब क्या नई पॉलिसी है, और उसके चेंज से क्या होगा। तो वो हमें बताना है कि भाई स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है। तो सबसे पहले तो एप्लीकेबल प्रोविजन बता दी, एज पर AS1 एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका मटेरियल इफेक्ट होता है इस साल में, या रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड, उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। इन द केस ऑफ चेंज इन पॉलिसी जिसका मटेरियल इफेक्ट करंट ईयर में, अमाउंट by which any item is affected by such change should also be disclosed, ठीक है ना। वो अमाउंट भी बताइए, टू द एक्सेप्ट असर्टेन, उससे कितना फर्क पड़ता है। जहां पे अमाउंट असर्टेन नहीं करा हो सकता, तो फैक्ट एटलीस्ट बता दीजिए कि हाँ हमने पॉलिसी चेंज करी, तो वो डिस्क्लोजर करिए। और यहाँ पे वही लिखा है नोट्स अकाउंट में क्या पॉइंट हो जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री को वैल्यू किया फैक्ट्री कॉस्ट पे, वर्क कॉस्ट पे, अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूएटेड प्राइम कॉस्ट जो पहले साल तक चल रही थी। This has been done to take cognizance of more capital intensive method of production on account of heavy capital expenditure incurred during the year। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस साल से हमारे ओवरहेड्स बढ़ गए, हमने बहुत मशीनें लगा ली, हमने हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया, तो उसकी वजह से हमने मेथड चेंज किया। तो जस्टिफिकेशन आ गई कि क्यों किया, जिसकी वजह से ईयर एंड इन्वेंट्री की वैल्यू करी 50 करोड़ और प्रॉफिट इससे बढ़ जाएगा 20 करोड़। क्यों प्रॉफिट, क्योंकि अगर पुराने से करते तो 30 करोड़ इन्वेंट्री आती,
इस मेथड से 50 आए तो 20 करोड़ से इन्वेंट्री बढ़ने से ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक अगर बेटा 20 करोड़ से बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी तो 20 करोड़ से डायरेक्टली बढ़ जाएगा। तो वो हमें इंपैक्ट बताना है, अगर हम निकाल सकते यही हमें स्टैंडर्ड कहता है, तो हमने जरूर बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इजी, दैट इज ऑफ एएस नंबर 2 से रिलेटेड है बेटा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को रिलेटेड है। पैरा नंबर 5 बड़ा क्लियरली बोलता है स्टॉक को वैल्यू करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। कह रहे जी इन्वेंट्री रिच लिमिटेड के पास 2 है, प्रोडक्ट ए के 200 यूनिट है, प्रोडक्ट बी के 800 यूनिट है। डिटेल्स दे रहा है, प्रोडक्ट ए मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट हर यूनिट के कितनी है बता दी उसने 40, 30 एंड 20। तो मटेरियल, वेज और ओवरहेड बता दिया, सारों को ऐड करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हर यूनिट को बेचा जा रहा है 110 पे, सेलिंग खर्चा है 10% ऑफ द सेलिंग कॉस्ट, तो इसको माइनस करके एनआरवी आ गई। तो अगर मैं प्रोडक्ट ए में देखूं बेटा, तो बेटा कॉस्ट कितनी है 40, 30, 20 तो 90, और एनआरवी कितनी होगी 110 में से 10% गया तो 99, तो इसको तो वैल्यू करूंगा 90 पे। प्रोडक्ट बी में मटेरियल एंड वेज कॉस्ट एंड वेजेस कॉस्ट कितनी है 45 एंड 35, तो प्रोडक्ट बी में कॉस्ट आ गई 45 प्लस 35 दैट इज 80, और नॉर्मल सेलिंग रेट 150। अगर यही होता तो मैं 80 पे करता, पर ड्यू टू डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 800 यूनिट्स को उम्मीद है कि कितने बेचेंगे 70 पे, तो इसकी एक्चुअल एनआरवी जो है वो कितनी है बेटा 70। तो हमारा AS2 क्या बोलता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो यहाँ पे 70 पे वैल्यू करूंगा। तो यूनिट्स दे रखे हैं इसके 200 है, इसके 800, रेलिवेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 90 से, 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, तो बस वही आंसर है। तो यही हमने दिखाया हुआ है आपके पास। प्रोडक्ट ए का निकाल लिया पहले टोटल करके, तो वो इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 200 इंटू आपके पास जो 90 था उससे करके आ गया। वो हमने क्या किया भाई यहाँ पे सारी वैल्यूज करके निकाला, मैं इंडिविजुअल करके बता दिया आपको। और प्रोडक्ट बी में आपके पास बेटा वो एनआरवी पे आ रहा है, क्योंकि एनआरवी कम है तो 56,000 बन रहा है, ठीक है ना। 800 इंटू 70 है, और टोटल दोनों को ऐड कर दिया जी 74,000 हो गया वो, ये दोनों का टोटल आ गया। तो हो गया आपका क्वेश्चन ये वाला आसान वाला। देखिए जनरल क्वेश्चन था, नथिंग न्यू, बेसिक प्रिंसिपल पे था कि भाई कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर है, कंजर्वेटिज्म के हिसाब से जो प्रिंसिपल बना हुआ है वही अप्लाई यहाँ पर हो रहा है डियर, ठीक है ना। देन अगला क्वेश्चन है बेटा AS नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से थोड़ा सा और डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ आपकी नॉलेज जो स्टैंडर्ड के वो काम यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे 2 पार्ट दिए हुए, पहला देखते हैं। ट्रोजन लिमिटेड ने ऑपरेट करा मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट्स ऑल ओवर इंडिया, ये तो सिमिलर है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के द्वारा। इट एक्वायर्ड अ न्यू स्टोर इन पुणे लिया जिसको सिग्निफिकेंट रेनोवेशन खर्चा चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड कि रेनोवेशन 2 महीने में होगी ड्यूरिंग जिस स्टोर बंद रहेगा। बजट इस दौरान का जो इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग वो है 18 लाख। जो स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं वो 2 लाख है, हु विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर बिफोर इट्स रीओपनिंग। एंड यूटिलिटीज का खर्चा 1.5 लाख वो लग रहा है। कॉस्ट ऑफ सैलरी और स्टाफ एंड यूटिलिटीज तो ऑपरेटिंग खर्चे है, वो इंकर होंगे इवन आफ्टर जो आपके पास दे रहा है ओपनिंग ऑफ द सुपरमार्केट। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, इन सारे खर्चों की क्या होगी। तो बेटा इसमें बड़ा स्टैंडर्ड क्लियर है, जो खर्चा सिर्फ हमारा डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल की बात करूं उस एसेट को बनाने के लिए हो रहा है वही कैपिटलाइज होगा ना। देखिए जो सैलरी का खर्चा यूटिलिटी का तो बाद में भी लगना है, तो इट इज नॉट समथिंग कि अगर हम बोले कि आपके पास आ रहा है अनअवॉइडेबल खर्चा कि भाई सिर्फ वो उसी से बनाने से रिलेटेड, उसके बनाने से रिलेटेड सिर्फ कौन सा बेटा 18 लाख रुपए, जो खर्चा हमारा सिर्फ उससे ही चीज से रिलेटेड लग रहा है। 2 लाख और 1.5 लाख तो फिर भी बाद में भी लगना है, वो तो रेकरिंग खर्चा हो गया, ठीक है ना। तो वो आपका पीएल में जाएगा रेवेन्यू खर्चा, वो तो लगना है रूटीन खर्चा हो गया। जो 18 लाख सिर्फ आपकी रेनोवेशन एक्टिविटी से लग रहा है वो कैपिटलाइज होगा एज अ पार्ट ऑफ पीपी। तो यहाँ पे आंसर वही आना है। आंसर देखते बेटा, ट्रोजन लिमिटेड शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग द सुपरमार्केट बिकॉज वो नेसेसरी टू ब्रिंग द स्टोर टू द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड। जिस इंटेंशन मैनेजमेंट चाहती है उसको लेके आने के लिए वो खर्चा लगाना जरूरी है, ठीक है ना। सुपरमार्केट नहीं खुल सकती जब तक वो खर्चा इंकर नहीं होगा। Therefore, construction remodeling खर्चा of 18 लाख should be considered as part of the cost of the asset, वो कैपिटलाइज होगा। However, सैलरी का खर्चा और यूटिलिटीज ऑपरेटिंग खर्चे एंड वुड बी इंकर्ड इवन आफ्टर ओपनिंग, वो तो लगेंगे वो तो बाद में भी लगेंगे, ऑपरेटिंग है। दीज आर नॉट कि वो सिर्फ उसको बनाने के लिए लग रहा है खर्चा। Therefore, these costs are not necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the manager। तो वो थोड़ी सी हाई-फाई अंग्रेजी से लिखी हुई है, आपको तो बेसिकली बेटा मुद्दा समझना कि मुद्दा क्या, कि जो खर्चा सिर्फ उसको बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड है वही आपका होगा। जो रूटीन का रेकरिंग खर्चा है वो आपके पास नहीं आना, तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस का मतलब वो पीएल में चला जाएगा।
ठीक है ना, जो स्टाफ सैलरी वाला और ऑपरेटिंग खर्चे बाकी आ रहे, जो सिर्फ 18 लाख लगा मॉडलिंग वाला, वो आपके पास खर्चा कंस्ट्रक्शन का जो आ रहा है वही कैपिटलाइज किया जाएगा जी। ठीक है, देन अगला जो पार्ट आ रहा है बेटा, इसको देखते जरा। कह रहा है एबीसी लिमिटेड एक सेटअप कर रही है न्यू रिफाइनरी आउटसाइड द सिटी लिमिट्स, तो एक रिफाइनरी बना रहे सिटी के बाहर बेसिकली, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफाइनरी एंड इट्स ऑपरेशन। तो उसको बनाने के लिए एबीसी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू इंकर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे साइडिंग रोड एंड ब्रिज। दो एबीसी लिमिटेड इंकर्स एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इट विल नॉट हैव ओनरशिप राइट्स ऑन दीज आइटम्स। बेसिकली वो उनकी नहीं होगी, देखिए वो बनाने उन्होंने न्यू रिफाइनरी, उसके लिए उन्हें बेसिकली साइड में क्या बन रहा है, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी रेलवे साइडिंग की, रोड्स वगैरह की, वहां पे कंस्ट्रक्शन अपनी करनी पड़ेगी, बट वो हिस्सा उनका नहीं होगा, उनकी तो नाम पे रिफाइनरी है। कह रहे हैं दे आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यूज टू अदर एंटिटीज एंड पब्लिक एट लार्ज, एंड वो जो बना रहे अलग से साइड में चीजें जो उनको मेन पर्पस के लिए चाहिए, तो वो और लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या एबीसी लिमिटेड खर्चे को कैपिटलाइज कर सकती है इंकर्ड ऑन दीज आइटम्स एज पीपी? क्या जो वो एक्स्ट्रा अपने पास रेलवे साइडिंग वगैरह के पास पे रोड ब्रिज के पास आपने कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करी, तो क्या उसको भी कैपिटलाइज किया जाएगा? वो सिंपल सी बात है बेटा, अगर वो पीपी के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैपिटलाइज होगा, नहीं मीट कर रहे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेबल प्रोविजन मेंशन करनी है। AS10 क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी रिकॉग्नाइज एन एसेट इफ एंड ओनली इट इज प्रोबेबल कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो एंटिटी को आएंगे, मतलब उससे फायदा जनरेट होगा, एंड उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। एंड सिंपली एक उसकी डेफिनेशन एक फुलफिल कर रहे भाई, उसका जो यूज है 12 महीने से ज्यादा, एक सिंपली मैं बात करूं, नहीं तो रेवेन्यू खर्चा हो जाएगा। तो ये चीज है। फर्दर स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, इट डज नॉट प्रिस्क्राइब द यूनिट ऑफ मेजर फॉर रिकॉग्निशन दैट बस कॉन्स्टिट्यूट्स एन आइटम ऑफ पीपी। जजमेंट इज रिक्वायर्ड इन अप्लाइंग द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया टू एंटिटी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। द कॉस्ट comprise any cost which is directly attributable to bring the asset to location and condition to be capable of operating in the manner intended by the management। सिंपली जो भी खर्चा उसको बनाने के लिए लग रहा है, उस एसेट को उस लोकेशन कंडीशन में जो मैनेजमेंट सोच रही है उसको लाने तक के लिए जो भी खर्चा है वो सारा कैपिटलाइज होगा। जैसे पिछले में हमने बात करी कि भाई मॉडलिंग वगैरह का जो रेनोवेशन के लिए खर्चा आ रहा है वो सारा आएगा, ठीक है ना। इन द गिवन केस रेलवे साइडिंग रोड एंड ब्रिज आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफाइनरी एंड फॉर इट्स ऑपरेशन, वो जरूरत है क्योंकि उसके बिना मेरी रिफाइनरी नहीं बन पाएगी एक तरीके से। एक्सपेंडिचर ऑन दीज आइटम्स इज रिक्वायर्ड टू बी इंकर्ड इन ऑर्डर टू गेट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट एज अ होल which can be considered unit of measure for purpose of capitalization even though company cannot restrict the access। चाहे उस पर वो किसी की और रोक नहीं रख सकती जनरल पब्लिक की, बट आपके लिए वो खर्चा जरूरत है जिससे आपकी रिफाइनरी बन सके। इट इज apparent that the aforesaid expenditure is directly attributable, मैंने अंडरलाइन किया भाई ग्रीन से, to bringing the asset to location condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। इसका क्या मतलब हुआ कि वो खर्चा इसलिए करना जरूरी है तभी हमारी रिफाइनरी बन पाएगी और तभी हम रिफाइनरी तक पहुंच पाएंगे। तो वो जो रोड वगैरह का हिस्सा आपके पास बन रहा है रेलवे साइडिंग वगैरह का, तो वो खर्चा जरूरी है करना, चाहे हम किसी और को नहीं रोक पा रहे कि वो और लोग भी इस्तेमाल कर सकते, पर हमारे लिए तो वो खर्चा जरूरी है, तभी हमारी रिफाइनरी बन पाएगी और उससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की बात कर पाएंगे। In view of this, even though ABC Limited may not be able to recognize the expenditure incurred on these assets as an individual item of PP, in many cases, expenditure incurred may be capitalized as part of the overall cost। हम ये नहीं कह रहे कि उसको अलग से PP अपनी किताबों में दिखाओ, बिकॉज वो कल ही आपकी एक तो ओनरशिप नहीं है, आप नहीं बता रहे कि आपका यूसेज कितना है, बट आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर जो रिफाइनरी कॉस्ट है उसके अंदर इसे डाला जा सकता है ओवरऑल कॉस्ट में। फ्रॉम दिस इट कैन बी कंक्लूडेड the expenditure incurred on these assets should be considered cost of the constructing the refinery and accordingly allocate capitalize कर दिया जाएगा as part of the PP। तो ये भी आपका खर्चा कंसीडर कर लिया जाएगा ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो उसमें ले लिया जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है जी। देन अगला बेटा AS11 से रिलेटेड आसान है, क्लासीफाई कर दो इन आइटम्स को मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी। तो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी क्या होते हैं? मॉनिटरी होती है बेटा मनी हेल्ड, जो पैसा पड़ा, एंड ऐसे एसेट लायबिलिटीज विच आर फिक्स और डिटर्मिनेबल आपके पास इन अमाउंट ऑफ मनी, लाइक कैश, डेटर, BR, लोन, क्रेडिटर्स, BP, जिनका फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है, रिसीवेबल और पेबल उसमें है। और नॉन मॉनिटरी कौन से? जो अदर देन मॉनिटरी, लाइक शेयर कैपिटल आपके पास आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेंट्री आ गई, दीज आर नॉन मॉनिटरी। तो
शेयर कैपिटल बेटा नॉन मॉनेटरी है, ट्रेड पेबल मॉनेटरी है, कैश बैलेंस अगेन आपके पास क्या मॉनेटरी है, पीपी आपका नॉन मॉनेटरी आ जाता है। तो वो दो मॉनेटरी है, दो नॉन मॉनेटरी है, तो आपके पास होगा शेयर कैपिटल नॉन मॉनेटरी, ट्रेड पेबल मॉनेटरी, कैश मॉनेटरी, पीपी नॉन मॉनेटरी। डेफिनेशन मैंने जैसे आपको बताई, मॉनेटरी वो है जो रिसीवेबल और पेबल इन फिक्स अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी है, और नॉन मॉनेटरी उसके अलावा वाली, ठीक है। देन इससे अगले वाला बहुत आसान है, ट्रेड पेबल ऑफ द कंपनी के अंदर अमाउंट पेबल है जेबीबी लिमिटेड को 10 लाख रुपए रुपीज में है, रिकॉर्डेड एट द प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई थी $1 इक्वल टू 80। तो हमारे टोटल ट्रेड पेबल्स के अंदर हमने कुछ पैसा देना है एक पर्सन को, टोटल 10 लाख रुपए, और वो उस पर दिखाया हुआ है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई थी उस दिन के रेट पे, विच इज स्पॉट रेट पे। एक्सचेंज रेट वैसे बैलेंस शीट डेट का जो है बेटा 85 रुपीज हो चुका है बैलेंस शीट डेट पे, जो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड फॉर दिस एज पर AS 11। तो बता रहा है भाई इसका एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करे, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो पहले तो हमें क्या बेटा क्या आएगा, ये मॉनेटरी आइटम्स को बेटा क्लोजिंग रेट पे दिखाना होता है। अब वो दिख 80 पे रहा है, हमें 85 पे दिखाना है, तो 5 रुपए पर डॉलर का फर्क आ जाएगा, पर वो डॉलर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि 10 लाख रुपए है। तो मैं 10 लाख रुपए को वो 80 के हिसाब से डिवाइडेड है तो वो 12,500 बनते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, जब गुड्स खरीदे थे तो एंट्री डाली होगी परचेज टू क्रेडिटर 10 लाख रुपीज उस दिन के डॉलर रेट पे, 12,500 इंटू 80। आज ट्रेड क्रेडिटर जो पेबल है वो हमारे पास दिखने चाहिए 85 पे, तो 5 रुपीज का एक्सचेंज डिफरेंस हो गया, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, और उसको बढ़ाने के बाद जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा कहाँ जाएगा बेटा, PNL में जाएगा। तो ये 80 पे है, ये $12,500 बनते हैं, इन्हें दिखाना क्लोजिंग रेट पे है, तो आपका 60 to 500 का एक्सचेंज डिफरेंस हो गया। तो हमारी एंट्री बन जाएगी बेसिकली एक्सचेंज डिफरेंस टू क्रेडिटर, और एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ चला जाएगा बेटा, PNL में चले जाता है एज पर AS 11 सिंपली। सो डेबिट PNL अकाउंट हो गया अल्टीमेटली, और क्रेडिट क्या कर दिया, ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल को बढ़ा दिया और एक्सचेंज डिफरेंस PNL में चला गया, ठीक है ना, वो हमारा PNL में चले जाना है। 5 रुपीज पर डॉलर है, तो सिंपली बेटा 12,500 इंटू 5 रुपये हो जाना है। तो जैसे मैंने कहा आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड ही ये वाला आपका क्वेश्चन था बेटा, बिल्कुल ठीक है ना। तो इससे आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। देन अगला देखते बेटा हम अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट का, कुछ ही हमारे क्वेश्चन बचे अब आरटीपी के इससे रिलेटेड। इसमें सेम एज ये बेटा क्लास क्वेश्चन 11 की तरह आसान है। कह रहे जी ग्रांट मिली 50 लाख की 2012 में फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मशीनरी ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। Company, however, failed to comply with the conditions and subsequently was required to refund the said amount in 2020. ग्रांट मिली थी 2012 में, 2020 में रिफंड करना पड़ रहा है क्योंकि हमने कंडीशंस कंप्लाई नहीं करी। कंपनी ने डेबिट कर दिया इस अमाउंट को कहां पे, मशीनरी अकाउंट में 2020 में। कंपनी ने इस पैसे को जो पे किया, रिफंड किया, उसे मशीनरी अकाउंट में डाल दिया ऑन पेमेंट ऑफ द सेम। इट ऑल्सो रीवर्क द डेप्रिसिएशन फॉर द मशीनरी फ्रॉम डेट ऑफ परचेज and pass adjusting entries the year 2020 to incorporate the retrospective impact of the same। क्या कंपनी ने सही किया बेटा, अगर याद है हमारे पास प्रोविजन हो AS 12 की, तो वो कहता है कि अगर कल को रिफंड करते हो गवर्नमेंट ग्रांट, तो वो डिपेंड पहले तो ये करता है कि जब मिली थी तो क्या ट्रीटमेंट करी थी। तो अगर फिक्स एसेट के रिस्पेक्टिव थी तो हमारे पास दो ऑप्शन होते थे, या तो आप फिक्स एसेट की वैल्यू को ही कम कर देते हो अल्टीमेटली, तो वहां वो सिंपली बोलता है उसी को बढ़ा दो और प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन किया, पिछले सालों की चेंज नहीं करनी। अगर आपने डेफर्ड इनकम में लेके गए थे तो पहले आप डेफर्ड इनकम को रिवर्स कर दो जितना बचा, बाकी डिफरेंस सीधा PNL में डाल दो। अगर आपके पास बेटा आपने कैपिटल जम में लेके गए थे क्योंकि प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन वाली थी, तो फिर उसी को डेबिट कर देते। यहाँ तो फिक्स एसेट से रिलेटेड है, तो लॉजिकली क्या है, फिक्स एसेट में अगर आप डेबिट कर रहे हो उस वाले से, तो इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव आता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं आता। तो यहाँ पे उन्होंने गलती करी है, तो ना पिछले सालों से सारी डेप्शन चेंज करेंगे, जिस साल वैल्यू बढ़ाई उस साल से डेप्शन चेंज कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम आंसर में देखें, एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस ग्रांट मिली थी 50 लाख की टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, हाउएवर ग्रांट को रिफंड करना पड़ रहा है। AS 12 कहता है कि रिक्वायर्स अमाउंट रिफंडेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट इज रिकॉर्डेड बाय इंक्रीजिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट और बाय रिड्यूसिंग कैपिटल अप और डेफर्ड इनकम बैलेंस एज अप्रोप्रिएटेड बाय द अमाउंट रिफंडेबल। स्टैंडर्ड बड़ा क्लियर बोलता है कि पहले ऑल्टरनेटिव में जहां बुक वैल्यू बेटा बढ़ाई जाती है तो डेप्रिसिएशन रिवाइज बुक वैल्यू पे कंप्यूट होती है प्रोस्पेक्टिवली आने वाले सालों में बची हुई लाइफ में। तो ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन्होंने करी वो आपके पास बेटा इम्प्रॉपर है और वायलेशन है AS 12 की। तो AS 12 उन्होंने फॉलो नहीं किया, उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली जो रिकम्प्यूटेशन कर दी डेप्रिसिएशन को गलत कर दिया। जिस साल रिफंड किया उस साल से उतनी वैल्यू एसेट की बढ़ा दी जाएगी और आने वाले सालों की डेप्रिसिएशन चेंज कर दी जाएगी अगर
पहला मेथड फॉलो किया जाता है जी, ठीक है ना। देन सेकंड जो है वो कह रहा है एबीसी लिमिटेड को 2 एकड़ एक तो जमीन मिली फॉर प्लांट सेटअप, ऑल्सो उन्हें 2 लाख रुपए मिले मशीनरी के लिए 10 लाख की। यूजफुल लाइफ ऐसे मशीनरी की 5 साल है, डेप्शन इस पे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आ रही है। हाउ शुड एबीसी लिमिटेड रिकॉग्नाइज दिस गवर्नमेंट ग्रांट्स? तो बेटा आसान है, दो है। जो 2 एकड़ जमीन मिली वो तो नॉन मॉनेटरी होगी, तो इसे तो हम सिंपली बोल देते हैं जो एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है उसे रिकॉर्ड एट दी नॉमिनल वैल्यू कर दो, उसे रिकॉर्ड एट दी नॉमिनल वैल्यू ही हम अपने पास कर देते हैं। इसे तो इतना बोल देते भाई 10 रुपए 100 रुपए वगैरह पे दिखा दो ताकि डिस्क्लोज हो जाए। और जो 2 लाख की ग्रांट मिली वो मशीनरी के लिए रिस्पेक्ट में मिल रही है, तो उसमें 2 मेथड है, या तो 10 में से 2 माइनस करके दिखा दो तो सीधा 8 लाख पे डेप्शन लगा दो, 5 सालों में जो आपके पास बोल रहा है वो उस पर कर दो। या दूसरा था कि 10 लाख को अलग राइट ऑफ करो, डेप्शिट करो, और 2 लाख को डाल दो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में, डेफर्ड इनकम है, और उस 2 लाख को भी उसी रेशियो में कर दो जिस रेशियो में डेप्रिसिएशन है, तो वो भी बराबर हो जाएगा। तो उसमें इफेक्ट वही आना है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आंसर देख लेते बेटा। तो यहाँ पर क्या है, एज पर गवर्नमेंट ग्रांट, पहला तो क्या है, नॉन मॉनेटरी एसेट जो मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो रिकॉर्ड होते हैं एट दी नॉमिनल वैल्यू जी, ठीक है ना। और अगले केस में क्या है, अगर पहला मेथड फॉलो करते हो तो बेटा 10 लाख में से 2 लाख गए डिवाइडेड बाय 5 साल, तो 8 लाख डिवाइड बाय 5 हो गया 1,60,000 की डेप्रिसिएशन। तो वो यही आ रही है आपके पास अगर हमने मेथड नंबर 1 फॉलो किया, तो उसमें ग्रांट 2 लाख की डिडक्ट होगी फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। ये पहला मेथड है, हमारा पहला मेथड है। दूसरे में क्या है, डेफर्ड इनकम वाला, उसमें क्या होगा, 10 लाख को 5 सालों में करोगे, मतलब 2-2 लाख की डेप्रिसिएशन लगेगी हर साल, और जो 2 लाख है उसे डिवाइड बाय 5 करोगे, 40,000 उसे राइट ऑफ करोगे पीएल में, तो वो भी पीएल में इनकम के तौर पे आता जाएगा। तो नेट में इफेक्ट तो 160 जाएगा, नेट में इफेक्ट 160 जाएगा। तो यहाँ पर 2 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, बेसिकली 2 लाख को तो अपने डेफर्ड इनकम के तौर पे आ जाएगा, तो 40,000 हो जाएगा क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और डेप्रिसिएशन आएगी 2 लाख, ठीक है ना। तो नेट इफेक्ट वही है बेटा, नेट इफेक्ट वही है, हमारे पास उसमें कोई फर्क की बात नहीं है। अल्टीमेटली एप्लीकेबल प्रोविजन था, सिंस यहाँ पे मेथड नहीं बताता तो ऑलवेज एडवाइस होते कि आप दोनों मेथड से आंसर दे दो। भाई मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, तो वो भी कर दिया, नहीं तो डेफर्ड इनकम में डाल रहे हो तो उसमें क्या होगा। तो अल्टीमेटली आपके पास दोनों आंसर आपने अपने पास बता दिए जी, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इजिली हो जाता है। देन नेक्स्ट है बेटा एएस नंबर 13 से, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ये। यहाँ पे कह रहा है इन्वेस्ट करे शेयर्स में 1 मई को 10 लाख की कॉस्ट पे, 3/4 तो इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट है, तो 75% करंट है, तो ऑब्वियसली 1/4 आपकी क्या होगी बेटा, नॉन करंट, जो आपके पास है इंटेंडेड फॉर मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म होगी। पब्लिश अकाउंट जो कंपनी के है जिसकी इन्वेस्टमेंट्स करी, वो जनवरी 21 में जब मिले तो रिवील किया कि कंपनी को उसको कैश लॉसेज हो या विद डिक्लाइन इन द मार्केट शेयर एंड इन्वेस्टमेंट जो है इट विल नॉट फेच मोर देन 750। जो तो 10 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट करी है आपको 7.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उनके आज की मार्केट वैल्यू ये है। और ये जो रिडक्शन है वो नॉन टेम्परेरी है। कह रहा एक्सप्लेन करो कैसे डील करोगे इसको। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इसका 75% और 25% ये करंट है, ये लॉन्ग टर्म है। हमें सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल बताना। भाई करंट का प्रिंसिपल तो क्या ही होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, एनआरवी एक तरीके से सिंपली। और लॉन्ग टर्म में बोलते हैं दिखाओ कॉस्ट पे, पर अगर परमानेंट नेचर का डिक्लाइन है तो उसमें भी प्रोविजन फॉर डिमिनिशन क्रिएट कर दो। और यहाँ पे बड़ा क्लियर बोल दिया कि जो डिक्लाइन है वो बेटा नॉन टेम्परेरी है, वो कैश लॉसेज हुए हुए, तो वो ऐसा नहीं कि आपकी वो बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगी कंपनी, वो तो नॉन टेम्परेरी है, आपके परमानेंट नेचर का डिक्लाइन है एक तरीके से, तो उसका भी नुकसान बुक करना है। तो अल्टीमेटली चाहे करंट वाली है उसे तो दिखाना ही कम पे है, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू कम है मार्केट वैल्यू कम है, और जो लॉन्ग टर्म है उसकी भी प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो यानी कि टोटल में बोलूँ तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट उसे 7.5 लाख पे दिखाना है। मैं 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, अलग अलग दिखाऊंगा, उससे बजाय क्या है टोटल आपको 10 लाख वाली को 750 में दिखाना है, तो 2,50,000 का आपको नुकसान बुक करना है। और आप बिल्कुल कर सकते हो और करना भी है एज पर नंबर AS 13, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे आ रही है। तो प्रिंसिपल बताया, करंट इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर फेयर वैल्यू, और लॉन्ग टर्म को किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट पे। हाउएवर प्रोविजन फॉर डिमिनिशन बनाई जाती है अगर डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी हो, ठीक है जी। देन आपके पास जो अगली चीज है वो ये है 3/4 10 लाख की, मतलब 7.5 लाख करंट है और 2.5 लाख रुपए 250 लॉन्ग टर्म है।
फैक्ट्स क्लियरली बता रहे हैं कि जो देखिए करंट ने तो होना ही कम पे, क्योंकि फेयर वैल्यू कम होगी, और लॉन्ग टर्म का भी नुकसान बुक कर सकते हो क्योंकि वो लॉन्ग आपके पास परमानेंट नेचर का डिक्लाइन है। तो अल्टीमेटली दोनों कैटेगरीज का आपका नुकसान रिकॉर्ड करा जाएगा। तो दिखाना 7.5 लाख रुपए पे, आप चाहे इंडिविजुअली मेंशन कर दो 75% और 25%, तो नुकसान पूरे का पूरा जो डिफरेंस है 250 पीएल में आ जाएगा। सर 250 कैसे है बेटा, 10 लाख टोटल कॉस्ट थी, दिखाना 750 में दोनों को मिला के, तो 250 का नुकसान रिकॉर्ड करोगे पीएल में, तभी तो उतने की प्रोविजन रिकॉर्ड होगी। आप इंडिविजुअली कर लो, 10 लाख का अलग से 75% 25%, 750 का अलग से 75% 25%, तो जो करंट वाला था उसका भी लोअर 75% बन जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म था उसका भी लोअर वाला आ जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों नुकसान अगर करोगे बनेंगे तो 250 ना, तो वो तो सिंपल सी बात आ रही है, अल्टीमेटली आना तो वही है। तो यही चीज यहाँ पे आ गई। तो हमारे पास ये बेसिक आपका वैल्यूएशन रिलेटेड क्वेश्चन था जो हो जाता है, ठीक है ना। देन अगला जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है AS 16 से, हमारे बस लास्ट आपके क्वेश्चन रह गया, व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड सीज एज पर AS 16 एक्सप्लेन इन ब्रीफ। भाई कब कैपिटलाइजेशन रोक देनी बोरिंग कॉस्ट की, तो सिंपली स्टैंडर्ड बोलता है जब सब्सटेंशियली ऑल दी एक्टिविटीज जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो कंप्लीट हो जाती है, बेटा वो चीज होती है। और अगर पार्ट्स में होती है तो जब जब जो सा पार्ट होता जाएगा तब तब वो सीज होती जाएगी। तो कैपिटलाइजेशन शुड सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल दी एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट for intended use or sale are complete. Asset is normally ready for use when its physical construction is complete, even though कुछ रूटीन चाहे काम रहेगा, थोड़ा बहुत रूटीन काम चल रहा है पर मेन कंस्ट्रक्शन हो चुके जिससे हम इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। If minor modifications such as decoration to the user specification are outstanding, this indicates substantially all the activities are complete. When construction is completed in parts में अगर होती है and a completed part is capable of being used while the construction continues for other part, capitalization of borrowing cost in relation to a part should cease when substantially all the activities necessary to prepare that part are complete. तो बेसिकली मान लीजिए एक बिल्डिंग के दो आपके पास अलग अलग फ्लोर है, तो बेटा फ्लोर नंबर जो नीचे वाला फ्लोर है वो बन चुका है, अभी ऊपर वाला फ्लोर नहीं बना, तो जब नीचे वाला कंप्लीट हो गया तो आप उसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो ना आप। तो अभी जब वो पार्ट कंप्लीट हो गया तो उसके रिलेटेड की अब आपके पास क्या कैपिटलाइजेशन हम सीज कर देंगे क्योंकि वो पार्ट रेडी टू यूज है। ऊपर वाले का भी चलता रहेगा क्योंकि वो पार्ट अभी कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है ना, तो वो अगर पार्ट्स में हो रहा है, अगर एक ही एसेट है पूरे का पूरा तो वो तो जब कंप्लीट हो जाएगा तभी, पर उसमें अगर छोटी मोटी आपकी माइनर फॉर्टिफिकेशन है, ब्यूटिफिकेशन वगैरह का काम चल रहा है, लास्ट रूटीन वर्क वगैरह चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसके हम तब तक थोड़ा रुके रहेंगे। पर मेन आपका अगर काम हो गया, एसेट आपका इस्तेमाल करने लायक हो गया, रेडी टू यूज हो गया, एक तरीके से जो आप चाहते थे वो बन चुका एसेट, तो उस केस में उसकी फिर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सीधा आप कर देंगे। मतलब उसके बाद अब जो लोन उसका कोई चल रहा था तो उसकी जो बोरिंग कॉस्ट थी, जो इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट मिलनी थी, वो अब एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, वो तब तक ही होते जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, जब तक उसकी क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है ना। नाउ इज योर लास्ट वन, ये है बेटा आपके पास जिसमें एक्सचेंज रेट वाला भी आपके साथ है, जो हम बात करते हैं कि लोन अगर इंडिया में लिया होता है या आप लिया अपने बाहर से तो कितना आपने कैपिटलाइज करना है, उससे रिलेटेड है। शान बिल्डर लिमिटेड ने लोन लिया बेटा $10 लाख का, बिगिनिंग में 4% पे, इंटरेस्ट पेबल है साल के अंत में, अवेलमेंट के समय एक्सचेंज रेट 56 था और वैसे साल के अंत में 62 हो गया। शान बिल्डर्स ने अगर इंडिया में लोन लिया होता तो लोन की प्राइसिंग होती बेटा 10.5%। कह रहा है बताइए कितनी बोरिंग कॉस्ट होगी और एक्सचेंज डिफरेंस इस साल का एज पर एप्लीकेबल AS। तो हम ये क्या बोलते हैं बेटा, हम निकालते इंटरेस्ट एक्चुअल कितना बन रहा है, भाई फॉरेन लोन ही है, एक्चुअल में फॉरेन लोन है तो उसका इंटरेस्ट कितना बनता है, तो $10 लाख है, 4% रेट है और ईयर एंड का डॉलर रेट कितना 62, वो हमारा एक्चुअल है। एक्सचेंज डिफरेंस कितना बनता है, क्योंकि लोन हमने जब लिया था उस दिन 56 था, आज मॉनिटरी आइटम है तो उसे 62 पे दिखाना है, तो ₹6 पर डॉलर का रेट बढ़ा, तो उतने अमाउंट का एक्सचेंज डिफरेंस है। हमें क्या स्टैंडर्ड बोलता है कि हमारा इंटरेस्ट प्लस एक्सचेंज डिफरेंस जो मिला के हम सारे को कैपिटलाइज करने की बात नहीं करने जा रहे, हम मैक्सिमम उतने तक कर सकते हैं, उतनी बोरिंग कॉस्ट मान सकते हैं एज पर AS 16 की, जितना हमने इंडिया में अगर लोन लिया होता तो उस पर हमारी बोरिंग कॉस्ट कितनी बनती, तो वो है हमें 3 वैल्यूज यहाँ पे चाहिए होती है बेटा, 3 वैल्यूज, उसके बाद हम आंसर बता सकते हैं। पहली वैल्यू है हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट कितना बनता है, $10 लाख का लोन था, 4% रेट और ईयर एंड का डॉलर रेट 62 है, तो हमारा इतना इंटरेस्ट बना। ये तो आपका AS 16 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट है, ये तो है। जो एक्सचेंज डिफरेंस आपका आ रहा है इंक्रीज इन लायबिलिटी, $10 लाख पे ₹6 के हिसाब से 60 लाख, दिस इज द एक्सचेंज डिफरेंस।
इसकी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि क्या करना है। तो इसके लिए हमें कहता है कि आप इंडिया में अगर लोन लिया होता तो कितना बनता बेटा इंटरेस्ट। उस दिन लोन कितना लिया था, 10 लाख का, 56 का डॉलर का रेट था, तो इतना लोन चाहिए था, 10.5% के हिसाब से 58.8। अब हम क्या कहने जा रहे हैं, मैक्सिमम अप टू 58.8 तक आप कैपिटलाइज कर सकते हो, उतने आप बोरिंग कॉस्ट ले सकते हैं। तो 24.8 तो आपकी है ही, उसके ऊपरली कितनी है आपकी, वो आ गई 34 लाख, विच इज द डिफरेंस। मतलब इसमें से 34 लाख तक का अमाउंट आपका AS 16 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट बन जाएगा और कैपिटलाइज हो जाएगा। और जो बाकी बना मतलब 26 लाख रुपए, वो AS 11 के ट्रीटमेंट लग के आपका एक तरीके से कहां चला गया बेटा, PNL अकाउंट में चला गया। बस ये बाइफर्केशन होगी। तो नीचे लिख दिया, आउट ऑफ 60 lakhs इंक्रीज इन लायबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट, ओनली 34 lakh विल बी कंसिडर्ड बोरिंग कॉस्ट। दस टोटल बोरिंग कॉस्ट विल बी दिस एग्रीगेट ऑफ दिस वन। तो टोटल हमारी कितनी बन गई, जो पहले था और जितना हमने और कैपिटलाइज किया वो टोटल बन गया, ठीक है ना। तो हमारी टोटल बोरिंग कॉस्ट होगी 58.8 विल बी कंसिडर्ड एज द बोरिंग कॉस्ट। और जो रिमेनिंग 26 लाख है बेटा, वो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस हो जाएगा, जो AS 11 के हिसाब से इफेक्ट पर हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है, जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है, फिर आपने कितना एक्सचेंज डिफरेंस है जिसकी ट्रीटमेंट बतानी, और इंडिया में अगर लिया था तो कितना इंटरेस्ट बनता। मैक्सिमम जितना इंडिया में लिया उससे ज्यादा आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बोरिंग कॉस्ट नहीं मानी जा सकती। तो उतने का माइनस जो एक्चुअल इंटरेस्ट है, उतने का डिफरेंस जितना एक्सचेंज डिफरेंस आप अपना AS 16 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बना सकते हो, उससे ऊपरला जितना है वो AS 11 का अप्लाई होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसके साथ ही बेटा आपके पास जो है RTP मई 2021 जो आपके पास आया था इंटर अकाउंट्स का, उसका मेरी तरफ से डिस्कशन आप लोगों के साथ कंप्लीट हो जाती है। देखिए मैंने ये नहीं है कि क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में हमने सॉल्व किया, पर हमने डिस्कस किया जिससे आपको एक माइंडसेट क्लैरिटी हो जाएगी भी क्या है। कुछ क्वेश्चंस आपके पास जैसे मैंने कहा था कि डिफरेंट थे, लाइक AS 13 वगैरह का आपके पास था, AS 10 में था, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या आप ध्यान में रखें, पेपर से पहले जरूर देख के जाए अपने पास। बाकी क्वेश्चन मोरलेस आपके जनरल क्वेश्चन जो पहले भी आपने किए हुए, बट फिर भी एक बार आपको RTP आपका पूरा एक बार के लिए कंप्लीट हो जाएगा, विच विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि हाँ हमारा एक बार के लिए पूरा RTP रिवाइज हो जाता है जी, ठीक है ना। बाकी अपनी प्रैक्टिस बेटा करते रहे, अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो भी अपने पास पढ़ते जाए, और अपना ध्यान जरूर रखे, अपना भी और अपने घर वालों का भी, सबका अपना जरूर ध्यान रखे बेटा। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।